हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर से यूपीएससी। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो पीवाईक्यू है, राइट, उसको हम ट्रिक्स, एलिमिनेशन और लॉजिक के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज बेसिकली मैं आपको 3 साल की जो प्रीवियस ईयर हैं 2022, 2023 और 2021, ठीक है, तो इन तीनों के मैं आपको क्या नाम है आज पेपर सॉल्व करूंगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं कि हाँ ये ट्रिप और ट्रिक से सॉल्व किए जा सकते हैं, जहाँ पे अगर आपको नॉलेज नहीं है, राइट, कि जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो मतलब हमारे पढ़े हुए नहीं होते कभी, राइट, तो उन क्वेश्चन पे स्पेसिफिकली मैं फोकस करूँगा और उसमें हम देखेंगे कि कैसे उसमें ट्रिक्स अप्लाई होती हैं, कैसे एलिमिनेशन होता है और कैसे लॉजिक अप्लाई करके उन पेपर को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली देखो इसमें जो ट्रिक्स हैं और जो भी एलिमिनेशन मेथड्स हैं और जो भी लॉजिक है ना, वो मेरा खुद का बनाया हुआ है और जो मैंने खुद से पीवाईक्यू एनालिसिस करके डेवलप किया है। और बेसिकली ये जो लॉजिक्स होते हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस, ये लगभग 80% ये मेरे वर्क करते हैं। ठीक है, 80%, 20% चांसेस फिर भी होते हैं कि आपके वो गलत हो जाएं, लेकिन अगर आपके 80% चांस अगर आपके वो सही हो रहे हैं तो भी आप प्लस में जा रहे हो, राइट। मान लो आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए लॉजिक से, राइट, अगर उसमें 80% में आपके 8 सही हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, और 2 गलत हो रहे हैं, राइट, तो 2 गलत हो रहे हैं तो उसमें आपके जो क्या, अगर 8 सही हो रहे हैं तो उसमें आपके 16 नंबर प्लस हो जाएंगे। 2 गलत हो रहे हैं तो 2 गलत हो रहे हैं तो उसमें मतलब लगभग आप देख लो, मतलब 3 नंबर जाएंगे, मतलब 2 नंबर 2.5 नंबर जाएंगे, वैसे 3 में काउंट कर रहा है, तो भी आपके 13 नंबर आप प्लस में आ रहे हो, राइट। और राइट, इस अप्रोच से बेसिकली आप चाहो तो आप पूरे 100 के 100 जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो अटेम्प्ट कर सकते हो, पूरे 100 क्वेश्चंस। मैं टोटल 96 से 100 के बीच में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूँ, मोस्टली 100 ही करता हूँ मैं। तो मेरे जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली करेक्ट होते हैं, 75 to 80 क्वेश्चंस उसमें करेक्ट होते हैं, राइट। तो ये चीज़, लेकिन आपकी शुरुआत में भी थोड़ा इनकम्फर्टेबिलिटी इसमें आप फील कर सकते हो कि आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन धीरे धीरे जितना आप पीवाईक्यू के थ्रू प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप इसमें मेहनत करोगे, राइट, उतना ही आपका और बेनिफिशियल इसमें होता जाएगा। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग तो हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं अब अपना एनालिसिस। ओके, तो आ जाते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, ये 2023 के पेपर से मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं जो मुझे लगते हैं कि डायरेक्टली पीवाईक्यू बेस से आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपने पीवाईक्यू का अच्छे से एनालिसिस किया है। तो 2023 में मुझे 38 क्वेश्चंस ऐसे लगते हैं जो कि आए हुए हैं और जो कि नॉर्मली सॉल्व हो सकते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन ये देखो, ये कहा गया था क्वेश्चन की सोल्स आर नॉट द प्रॉपर्टी of the animal and plant life but also of the rock, running water and many other object not looked on the living as other religious sect. The above statement reflect as the core belief of which of the following religious sect of ancient India. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो सोल्स की बात की गई, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सोल्स। अब ऑप्शन देखो, अब बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सेवनिज़्म और वैष्णविज़्म, तो इन चारों में सबसे ज़्यादा मतलब किस पे फोकस होता है। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो ये वैसे नॉलेज के बेसिस से भी आप कर सकते हो कि जैनिज़्म है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको पता होगा कि हर साल पीवाईक्यू अगर आपने एनालिसिस किया है तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के एक क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ये हर साल का है, राइट। कभी बुद्धिज़्म देगी, अल्टरनेट में जैनिज़्म दे देंगे, ये यूपीएससी का चलता रहता है। लास्ट ईयर भी उन्होंने बुद्धिज़्म जैनिज़्म पूछा था, इस साल भी उन्होंने बुद्धिज़्म जैनिज़्म पूछा हुआ है, 21 में भी पूछा हुआ था, राइट, आपको मैं भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग अब जैसे ये है, तो आपने अगर थोड़ा सा भी देखा हुआ है कि जैन जो होते हैं, थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाओगे तो जैन होते हैं मोस्टली कॉमर्स में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो एग्रीकल्चर भी नहीं करते, कि उनके उसमें लगता है कि अगर हम एग्रीकल्चर करेंगे तो उसमें भी क्या होता है कि उसमें भी जो छोटे कीटाणु होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जो खेत में, उनकी भी डेथ हो जाती है, इसकी वजह से वो उसको नहीं करते हैं, राइट। तो एक कॉमन फिनोमेना अगर आपने थोड़ा आसपास का अपने सराउंडिंग इन्वॉल्व किया है तो उससे भी ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो कि इसका आंसर जैनिज़्म होगा। सेकंड आ जाते हैं, विथ रेफरेंस टू एंशिएंट सिटीज़ कोरकई, पोम्पापुर और मुर्चिरी वर द वेल नो सिटीज़ एज कैपिटल सिटीज़, पोर्ट्स, आयरन स्टील मेकिंग, जैन तीर्थंकर्स। ठीक है, अगर इसमें पता है, राइट, अगर आपने पीवाईक्यू एनालिसिस किए हैं तो आपको पता होगा कि यूपीएससी हमेशा पोर्ट्स के बारे में जरूर क्वेश्चन पूछती है। अब ये मुझे पता नहीं कि ये सारे क्या हैं, लेकिन यहाँ पे मैं थीम बेस्ड, ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे अटेम्प्ट करना होता है, इन्हें करना होता है थीम बेस्ड पे, कि हर साल यूपीएससी एक क्वेश्चन ऐसा पूछती है जो उसके थीम से होते हैं। कभी वो कॉइन्स पे पूछ लेती है, कभी पोर्ट्स पे पूछ लेती है। जैसे इसके पहले उन्होंने घंटासला का पूछा था कि घंटासला ये क्या नाम है, वर्ड जो है किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो पोर्ट से रिलेटेड था। 2022 में उन्होंने फनम का पूछा है, फनम किससे, कॉइन से रिलेटेड था। तो ये क्या है कि ये हमेशा एक चीज़ से पूछते जा रहे हैं, कॉइन से पूछ लिया, इससे पूछ लिया, कैपिटल सिटीज़ से भी कभी कभी पूछते हैं, लेकिन कैपिटल सिटीज़ से बहुत कम पूछते हैं उन्होंने, मतलब एक ही बार पूछा है। पोर्ट से उन्होंने 3-4 बार पूछ चुका है, तो पोर्ट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा कि वो पूछ सकते हैं। इसमें ऑप्शन में कॉइन नहीं था, राइट, तो और इसमें पोर्ट और इसमें था, तो इसमें अगर आप करोगे तो इसमें थीम बेस्ड के हिसाब से पोर्ट पे जाना होता है कि थोड़ा अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो पोर्ट है ऑप्शन में, तो पोर्ट के लिए जाओ। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन,
ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले a significant role in decarbonizing how many of the above industries, how many of the green expected to play, राइट। तो ऐसा कोई परफेक्ट नहीं है किन की चीज़ों में रोल कर सकता है, फर्टिलाइजर, ऑयल रिफाइनरी, स्टील प्लांट। तो एक्सपेक्टेड टू प्ले तीनों पे कर सकता है, अगर कहीं पे 1% या 0.1% किया तो भी वो ऑप्शन सही होगा, तो ऑल थ्री, राइट। अब मुझे इसमें पता नहीं ग्रीन हाइड्रोजन क्या करेगी क्या नहीं करेगी, कहीं करेगी, लेकिन कहीं पे अगर 0.1% भी कर दिया, इफेक्टिव हुई, किसी ने एक रिपोर्ट भी डाल दी कि हाँ 0.1% इफेक्टिव है, तो हाँ ये स्टेटमेंट तो सही हो गई ना, तो इसलिए तीनों सही हो जाएंगे, राइट। तो एक सिंपल लॉजिक से। फिर अगले क्वेश्चन पे, इन द रिसेंट ईयर चैड, गुनिया, माली एंड सूडान कॉट द इंटरनेशनल अटेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन टू कॉमन ऑफ देम, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मुझे नहीं पता कि ये मैंने पढ़ा नहीं था कि कहाँ से क्या चीज़ें हैं, लेकिन ऐसे ऑप्शन में जो ऐसे सिंगल स्टेटमेंट वाले हों उसमें आप जनरली देखोगे ना, जो आंसर होता है ना ऐसे ऐसे जो एक सिंगल स्टेटमेंट वाले होते हैं, राइट। इसमें जो जनरली आंसर होता है वो ए और डी में देती है यूपीएससी। ये मैंने पिछले के मतलब 10 ईयर का प्रीवियस ईयर एनालाइज़ किया है, अभी मैं आपको शो भी करूँगा कि कहाँ कहाँ पे कैसे है। तो ये जनरली क्या होता है कि उसमें ए और डी, जब क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं आता हो, कुछ भी आपको समझ में ना आए और ऑप्शन ऐसे स्टेटमेंट वाले में, तो आप ए और डी में जो सबसे करेक्ट और जेन्युइन स्टेटमेंट आपको लग रहा हो ना कि सबसे जेनरिक और ये चीज़ है, वो आप मार्क करके आना है, ठीक है। तो इसमें देखो जैसे ये है कि इसमें क्या होगा, ए और डी वाले हम थीम बेस पे लगाएंगे कि ऑप्शन ए होगा या डी होगा, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट में है, ठीक है। रिसेंट ईयर में चैड, गुनिया, माली और सूडान, ये चारों कंट्री जो ऐसी हैं ना आपस में, मतलब न्यूज़ में तो रहती हैं कभी कभी, अगर आपने थोड़ा सा भी करंट अफेयर या फिर थोड़ा सा भी अगर सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो आपको ये पता होगा ये चारों कंट्री ऐसी हैं, थोड़ी बदमाश नेचर की हैं जहाँ पे ये माना जाता है। ऑप्शन ए और डी पढ़ते हैं, डिस्कवरी ऑफ रिच डिपॉजिट ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट, ठीक है। सक्सेसफुल कूप्स, तो ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें मुझे सक्सेसफुल कूप्स लग रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें क्या है ना कि ये सारी कंट्री में ऐसा है कि मिलिट्री कूप होते रहते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये सारी चीज़ ऐसी हैं कि जो एकदम डिस्टर्ब कंट्रीज़ रहती हैं मोस्टली। सूडान का सुनने में आता रहता है, ठीक है, चैड का भी सुनने में आता रहता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ें अब मुझे एकदम नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मैं डी पे जाऊँगा, सक्सेसफुल कूप, क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ रिच डिपॉजिट ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट अगर आपने पीवाईक्यू एनालिसिस कर रखे हैं आपने, तो आपको पता होगा कि वो कोस्टल एरियाज़ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, राइट। और ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो उतने कोस्टल एरियाज़ पे नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो अब पता नहीं था, लेकिन फिर भी सक्सेसफुल मतलब टिक करके आना, और सक्सेसफुल को भी इसका सही आंसर था, ठीक है। अब देखो इसमें आ जाता हूँ, एक क्वेश्चन आया था ये 44 चेस ओलंपियाड को लेकर के, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट टाइम चेस ओलंपियाड हेल्ड इन इंडिया, चलो ठीक है मान लेते हैं। द ऑफिशियल मस्कोट वॉज द हेड थम्बी, यहाँ पे एक फैक्ट दे रखा थम्बी, चलो ठीक है। द ट्रॉफी ऑफ द विनिंग सेक्शन टीम ओपन सेक्शन इज द वीर मेंचिक कप, और द ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम इन द वुमेन सेक्शन इज द हैमिल्टन रशियन कप, ठीक है। अब ये देखो इन दोनों ऑप्शंस को पढ़ो, तीसरे को और चौथे को। द ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम इज इन द ओपन सेक्शन, द ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम इन द वुमेन सेक्शन, ठीक है। दोनों ऑप्शन सेम जैसा है, और यहाँ पे बस एक इन दोनों का अंतर है, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि यूपीएससी यहाँ पे स्वैप कर दे कि इसका इसमें डाल दे, इसका इसमें डाल दे, राइट। ये यूपीएससी बहुत ज़्यादा करती है, अगर आपने पीवाईक्यू एनालिसिस किया है तो आपको पता चलेगा यूपीएससी स्वैप बहुत ज़्यादा करती है, राइट। तो यहाँ पे उस चीज़ को लेकर के कॉमन लॉजिक लगा करके इसमें भी यूपीएससी ने स्वैप किया होगा, इन दोनों को हम गलत कर देते हैं और ओनली 2 लगा के आते हैं, राइट। इसको मैंने ओनली 2 करके आया था और ये भी सही है। यूपीएससी ने फाइनली मैंने देखा कि स्वैप ही किया था कि हैमिल्टन रसन कप जो है ओपन सेक्शन के लिए था और वुमेन सेक्शन के लिए वीर मैंचिक कप था, राइट। अब मुझे करेक्ट आंसर पता नहीं था, ना मैंने पढ़ा था, लेकिन अगर आपको ये पता है कि यूपीएससी स्वैप करती है तो इससे आप इसका आंसर निकाल लेते। फिर आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ठीक है। अब मुझे पढ़ा पूरा कि ध्यानचंद स्पेक्टुलर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स पर्सन ओवर द लास्ट 4 ईयर, ठीक है। यहाँ पे एक फैक्ट दिखा हुआ, चलो ये मान लेते हैं। अर्जुन फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ अ स्पोर्ट पर्सन, ठीक है। द्रोणाचार्य टू ऑनर इमिनेंट कोचेस हु हैव सक्सेसफुली ट्रेन्ड टीम्स। द्रोणाचार्य एक कोच था और यहाँ पे भी कोच की बात की गई है, राइट। तो ये तो मुझे लगता है कि हाँ ये तो करेक्ट होगा। तीसरा, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन टू रिकॉग्नाइज द कॉन्स्टेंट मेड बाय द स्पोर्ट्स इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट, हाँ ठीक है चलो मान लेते हैं। अब इसमें देखो मैंने पहले और दूसरे ऑप्शन को पढ़ा, यहाँ पे लिखा है कि द फॉर स्पेक्टुलर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय द स्पोर्ट्समैन ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, राइट। सिर्फ 4 साल की बात कर रहा हूँ। और यहाँ फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट बाई ए स्पोर्ट पर्सन, और जहाँ तक मुझे पता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ना, वो स्पोर्ट्स कैटेगरी में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, राइट। और अर्जुन अवार्ड तो मतलब काफ़ी लोगों को मिल चुका है, दिया जाता है उन्हें, राइट। तो मुझे जहाँ तक लग रहा था कि यूपीएससी ने ये दोनों स्वैप किए होंगे,
क्योंकि ध्यानचंद तो मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, मतलब ध्यानचंद तो बहुत बड़ा अवार्ड है, तो मतलब ज़्यादा ही लंबे टाइम स्पैन के लिए दिया जाना चाहिए ना, कि जिसका बहुत ज़्यादा लंबी स्पैन में क्या नाम है कंट्रीब्यूशन रहा है। तो मुझे लगा कि ये स्वैप किया होगा यूपीएससी ने। तो यहाँ पे भी क्या ओनली 2 मैं मार के आया था, और ओनली 2 ही सही है, क्योंकि ये दोनों उन यूपीएससी ने क्या किए हैं, स्वैप किए हैं यहाँ पर भी। देख, तो यूपीएससी ये स्वैप करती है जहाँ पे भी आपको ऐसा लगे कि अगर 2 से 4 3 चीज़ें दी हैं और आपस में उनके रिलेशन दिया गया है, तो ये समझ लो यूपीएससी स्वैप करती है, ऊपर नीचे कर देती है ऑप्शन, और मैच द फॉलोइंग में तो बहुत ज़्यादा करती है ये, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। और ये भी आपको तभी पता लगे जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे, पीवाईक्यू के ऑप्शंस देखोगे कि पीवाईक्यू ऑप्शंस कैसे फ्रेम होते हैं, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे यूपीएससी गलतियाँ करती, गलतियाँ देखोगे तो पता लग जाएगा गलतियाँ कहाँ। तो इसमें भी देखो, अब मुझे पता था कि यूपीएससी स्वैप करती है ऊपर नीचे, मैच द फॉलोइंग में करती है, तो यहाँ पे भी मैंने पढ़ा थोड़ा सा, मुझे लगा और ये हो गया कि ध्यानचंद तो मतलब लाइफ टाइम के लिए देना चाहिए ना, 4 ईयर के लिए क्यों देंगे, और अर्जुन अवार्ड उससे छोटा होता है, तो क्या पता है अर्जुन अवार्ड 4 ईयर के लिए देते हो, तो यहाँ पे स्वैप किया है। और तीसरा स्वैप क्यों नहीं, क्योंकि द्रोणाचार्य तो खुद खुश था और यहाँ पे कोच की बात की जा रही, तो ये ज़्यादा प्रॉबिलिटी है सही होने की, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इंडिया अकाउंट फॉर 3.2% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड, ठीक है, चलो यहाँ पे एक फैक्ट है, तुरंत जैसे फैक्ट आए, कोई भी नंबर्स आए, तुरंत अपने कान खड़े कर लेना, यूपीएससी गलत करती है जहाँ भी नंबर आते हैं। मेनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेज ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम। हाँ, एक जेनरिक स्टेटमेंट है, लोकल कंपनीज फॉरेन कंपनीज पीएलआई का एडवांटेज ले सकती हैं, हाँ बिल्कुल, कोई ऐसा फैक्ट नहीं है, कोई उतना वैसी चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट है। और जहाँ तक मुझे पता है, मुझे नहीं पता कि 3.2% एक्सपोर्ट है गुड्स का या नहीं, लेकिन फैक्ट है, तो मैं इसको ये मान के चलता हूँ कि यूपीएससी ने गलत किया होगा, क्योंकि यूपीएससी 80%, 80 क्या 75% तुम मान लो कि 75% चांसेस रहते हो कि यूपीएससी ने अगर फैक्ट दिए तो गलत होते हैं, तो मतलब 3/4 की प्रॉबिलिटी गलत होने की, तो मैं इसको लेके चलता हूँ कि गलत होंगे। और बाद में मैंने चेक किया तो ये गलत थे, सिर्फ 1.6% ग्लोबल एक्सपोर्ट का इंडिया का अकाउंट है, और ये गलत होता है। तो इसमें मैंने ऑप्शन जो करके आया था स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट 2, और ये मेरा सही था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फैक्ट है वो यूपीएससी ने गलत दिया था, और ये यूपीएससी हर बार करती है, फैक्ट हमेशा यूपीएससी गलत देती है मोस्टली टाइम। फिर देखो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कंसीडर द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2022। पहला स्टेटमेंट कहता है स्टैंडर्ड साइज नेशनल फ्लैग का है वो 600 मिलीमीटर इंटू 400 मिलीमीटर होना चाहिए। दूसरा कहता है रेशियो जो है लेंथ और हाइट का वो 3:2 होना चाहिए। तो अगर आपने कभी फ्लैग देखा है तो फ्लैग हमेशा ऐसे होता है, राइट, तो जाहिर सी बात है ये जो रेशियो होगा वो 3:2 का होगा, राइट। ये कॉमन सेंस की बात होती है कि अगर आप थोड़ा सा भी अगर आपने फ्लैग को देखा है तो जो उसकी विड्थ होती है ना, वो मतलब उसकी जो लेंथ होती है, लेंथ ज़्यादा होती है एज़ कंपैरिजन टू हाइट, मतलब एक रेशियो तो ज़्यादा होती है, इतना नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग की बात। तो ये स्टेटमेंट मुझे बिल्कुल सही लगी यहाँ पे भी, लेकिन यूपीएससी ने एक फैक्ट दे रखा था, फैक्ट तो ये भी है 3:2 का, लेकिन ये जेनरिक फैक्ट है कि जो आपने सामने ऑब्जर्व किया हुआ है कि 3:2 तो होता है, लेंथ उसकी थोड़ी बड़ी होती है, राइट। और यहाँ पे 600 इंटू 400, अब वैसे तो मुझे लगा कि 3:2 में दे रखा है, तो क्या पता ये सही हो, लेकिन ये क्या पता 600 इंटू 900 इंटू 600 भी हो सकता है, 400 इंटू 600 इंटू 400 भी हो सकता है, मतलब ये तो दिया ही हुआ है, राइट। तो क्या पता ये ना और कुछ हो, राइट, कि मान लो ये 1200 हो और 800 हो, राइट, तो ये भी हो सकता है। तो यूपीएससी यहाँ फैक्ट्स में गलती करती है, तो यहाँ पे भी मैंने इसको रॉन्ग किया था कि पहला स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, सेकंड इज़ करेक्ट, और ये सही हुआ क्योंकि यूपीएससी ने यहाँ पे गलत किया था इस चीज़ को, राइट। ये यहाँ पे इन्होंने फैक्ट जहाँ पे भी हो, और अगर आपको जेन्युइन नहीं लग रहे हैं कि आप पहले उस पर अपनी नॉलेज, अपनी लॉजिक लगा लेना, अगर आपको लगता है कि नहीं है तुरंत उसको काट देना, सिंपल सी प्रॉबिलिटी पे जाना, क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं पढ़े वो ऐसे ही अटैम्प्ट होंगे, ठीक है, और ये सही था। तीसरे पे आ जाते हैं। बीसनगर बाजा सितनवल, हाउ मेनी अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? बीसनगर, सैवियाइट, बाजा, बुद्धिस्ट और जेव क्राइम, ठीक है। अब जहाँ पे भी ऐसे 3 क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत कम चांसेस है कि यूपीएससी तीनों के तीनों सही दे, अब उसको भी तो गलत करने, और बहुत कम चांसेस है कि 3 में से सिर्फ एक सही दे। जनरली होता है कि 2 तो यूपीएससी सही देती ही है, कि 3 में से एक गलत कर देती है, पहला कर दे, तीसरा कर दे, चौथा कर दे, राइट। तो 3 पेयर में से हमेशा ओनली 2 करके आना, ये बहुत जनरली होता है। लास्ट ईयर भी मैंने नोटिस किया था 2022 के पेपर में 6 क्वेश्चन आए थे ऐसे पेयर्स वाले, ठीक है। उस पेयर्स में से लगभग 5 ऐसे थे जिसमें ओनली 2 आंसर सही था, और मैं 6 के 6 में 6 में से 6 में सब में ओनली 2 करके आया था, और उसमें से 5 मेरे सही हो गए, और बस एक गलत था, उसमें ओनली 3 था, राइट। तो यहाँ पे देखो एक नॉर्मल लॉजिक लगाया था कि 6 पेयर है, 6 में से मान लो अगर 3 में भी ओनली 2 सही होते तो भी मैं प्लस में रहूँगा,
राइट। तो एक प्रोबेबिलिटी का गेम होता है कि जहाँ पे आप अपने आप को प्लस करने के लिए सारे अटेम्प्ट करो और उसमें सही करके आओ। तो इसमें भी क्या है, मैंने ओनली 2 करके आता और ये सही था। बेस नगर जो है वो शैवियाइट नहीं वैष्णवाइट है, राइट। और बेस नगर का ही नाम विदिशा है। ये अगर आप चेक करोगे तो आपको थोड़ा पता लग जाएगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या था, यहाँ पे भी अगर जहाँ पे भी 3 क्वेश्चन है वहाँ पे यूपीएससी जनरली 2 सही देती है। 4 है तो 4 में से कितने 3 सही देगी, 5 में 3 देती है, 6 में 4 देती है। ये क्या है, ये कैसे मैंने एनालाइज़ किया, ये यूपीएससी का एक प्रीवियस ईयर पैटर्न है जो ऑप्शंस में मैंने देखा है कि जनरली यूपीएससी ऐसा करती है। ये मैं आपको शो करूँगा कि कैसे ये मैं बोल रहा हूँ, किस बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ओनली 2 पे करके आया था और ये भी सही है। अगर आपको 3 आ रहे हैं जिसमें से आपको लग रहा है एक गलत है तो उसमें से आप ओनली 2 करके आना। नहीं समझ में आ रहा 3 ऑप्शन है तो ओनली 2 लगा के ही आना, क्वेश्चन कोई भी छोड़ के मत आना, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं। अब ये देखो, अलेक्जेंडर रिए, एच बर्स, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्स और वॉटर इलियट, ये एसोसिएट किससे करते हैं। फिर से देखो, सिंगल बार स्टेटमेंट थे, मैं इन सब के नाम मैंने कभी पढ़े नहीं थे। फिर मैं आ गया, मैंने कहा ए और डी में आ जाते हैं सीधा, ए और डी में आ गया। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे इन द कॉलोनियल पीरियड। अब रेलवे की कंस्ट्रक्शन के लिए इतने सारे नाम क्यों याद रखे जाएंगे, राइट। एक जाहिर सी बात है। और लेकिन आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस में नाम हो सकते हैं इतने सारे, किसी ने क्या पता इंडस वैली का कुछ किया हो, किसी ने पिलर्स के लिए, कोई रॉक एडिट के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में इतने सारे नाम इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि जितने आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन सबका हिस्ट्री में अपनी एक इंपॉर्टेंस है। लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे के लिए मतलब या तो जितने स्टार्ट की होगी, बनाई होगी, उसके लिए उसका नाम होगा, राइट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन इतने ज़्यादा इनके लिए नहीं होंगे। तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल सा लॉजिक लगा के मैं आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस मार के आया था क्योंकि ए और डी में ही ऐसे स्टेटमेंट में ए और डी में ही आंसर होता है। तो इसमें अभी ए करके आया था मैं और ए आंसर इसका सही था, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस इसका सही आंसर था। तो देख रहे हो, जनरली एक PYQ मैंने ऐसे नहीं पता था लेकिन फिर भी ए आंसर इसका सही हुआ। क्यों, नॉर्मल यूपीएससी के एल्गोरिथम्स को देख करके, ठीक है। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव बीन सफरिंग फ्रॉम डिकेड्स ऑफ सिविल स्ट्राइफ एंड फूड शॉर्टेजेस एंड वाज इन न्यूज इन द रिसेंट फॉर वेरी सर्व फेमाइन। अब ये 4 है। अब मुझे नहीं पता एंगोला, कोस्टा रिका, इक्वाडोर और सोमालिया। लेकिन फिर से एक सिंगल स्टेटमेंट वाले आंसर थे, फिर मैं ए और डी में आ गया, एंगोला और सोमालिया, ठीक है। अब सोमालिया का, एंगोला का उतना मुझे नहीं पता। सोमालिया मैं सुनता रहता हूँ, सोमालिया के जो पायरेट्स होते हैं, राइट, वो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। और ऐसी है कि सोमालिया ऐसी कंट्री भी है, बहुत ज़्यादा पुअर कंट्री है, राइट, जहाँ पे मतलब उतने खाने को चीज़ें नहीं है, ये चीज़ें नहीं, इसीलिए लोग पायरेट्स बनते हैं। तो फूड शॉर्टेज और डेकेड्स ऑफ सिविल स्ट्राइक, तो ज़्यादा मुझे लग रहा था सोमालिया, तो मैंने इसको सोमालिया पे टिक करके आया था। अंगोला मैंने छोड़ दिया था और सोमालिया इसका सही आंसर है। बिना पता नहीं था, मुझे न्यूज़ नहीं पढ़ी थी, करंट अफेयर नहीं पढ़ के जाता हूँ, नॉर्मल सा पढ़ के जाता हूँ, राइट, जो सोशल मीडिया पे पढ़ लिया उसी से काम हो जाता है। लेकिन फिर भी देखो, सोमालिया मेरा सही आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि ए और डी का पैटर्न था इसमें, राइट, जो यूपीएससी हमेशा करती है सिंगल स्टेटमेंट पे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इन कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बेटा रिफर्स टू, फिर से सिंगल स्टेटमेंट वाले ऐसे आंसर हैं, ए और डी में आ गए। द प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एन एसेट फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है। द न्यूमेरिक वैल्यू डेट मेजर द फ्लक्चुएशंस ऑफ अ स्टॉक टू चेंजेस इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट। एक न्यूमेरिक वैल्यू की बात की जा रही है और यहाँ पे एक प्रोसेस की बात की जा रही है, साइमल्टेनियस बाइंग की, सेलिंग की, ठीक है। इसमें ज़्यादा क्या सही लग रहा है। अब देखो, बेटा है तो बीटा की बात अल्फ़ा भी होता है, बेटा होता है, गामा होता है। ये सारे किस चीज़ के लिए यूज़, ये सारे मोस्टली वैल्यू के लिए तो यूज़ होते हैं, राइट। और कहीं पे भी यूज़ होंगे तो मेरे हिसाब से वैल्यू के लिए डेल्टा होता है। डेल्टा क्या है, एक वैल्यू तो यू होती है ग्रीक वैल्यू में, राइट, ये नंबर इसी तो हैं उसमें। तो जहाँ तक मुझे लग रहा था, मुझे यही लग रहा था न्यूमेरिक वैल्यू होगी जो मेज़र करती है फ्लक्चुएशन ऑफ अ स्टॉक टू चेंज इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट, ठीक है। अब पहला वाला ऑप्शन पड़ा है प्रोसेस ऑफ, अब ये थोड़ा मतलब लग नहीं रहा है ना कि बेटा उसके इस चीज़ के लिए प्रॉपरली बैठेगा। प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एन एसेट फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अगर हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे बेटा, कि बेटा 200 हमने शेयर्स खरीदे हैं। तो मतलब उतना अच्छा नहीं लग रहा है सुन बोल करके। अब ये तब डी वाला ऑप्शन देखो, न्यूमेरिक वैल्यू डेट मेजर द फ्लक्चुएशन ऑफ अ स्टॉक टू चेंजेस इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट, कि बेटा 5, तो मतलब ये समझ आएगा कि 5 की फ्लक्चुएशंस हुई है, नेगेटिव में हुई है, पॉजिटिव में हुई है। न्यूमेरिक वैल्यू मेजर द फ्लक्चुएशन स्टॉक मार्केट इन द स्टॉक टू चेंजेस इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट, कि 5 बेटा, 6 बेटा,
राइट। तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू ये, तो डी वाला ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट लग रहा था और डी वाले पे ही मैंने ऐसा टिक करके आया था लॉजिक के बेस पे, और डी वाला ही जो है वो सही भी है इसमें, राइट। ये कि न्यूमेरिक वैल्यू है ये, तो देख रहे हो मैंने कुछ नहीं किया, ए और डी के बेसिस पे ये वाला भी आ गया आंसर, और थोड़ा लॉजिक लगा के। फिर आ जाओ एरियल मेटाजेनोमिक्स बेस्ट रेफर्स टू द विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। एरियल मेटाजेनोमिक्स कलेक्टिंग डीएनए सैंपल फ्रॉम एयर इन अ हैबिटेट एट वन गो, ठीक है। फिर इसमें भी देखो ए और डी में आ जाते हैं, सीधे वन स्टेटमेंट वाले हैं। कलेक्टिंग डीएनए सैंपल फ्रॉम एयर इन अ हैबिटेट एट वन गो, sending drones to inaccessible areas to collect plant and animal samples from land surface and the water bodies। अब एरियल मतलब एयर से रिलेटेड है, कुछ हवा में उड़ने वाला ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो इसमें ड्रोन हो सकते हैं, चलो मान लेते हैं। मेटाजीनोमिक्स, मेटा मतलब कोई बड़ी चीज़, एब्स्ट्रैक्ट जो होती है, मेटा मतलब बियॉन्ड उसके, ठीक है। और जीनोमिक्स मतलब जीन से रिलेटेड होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। Sending drone to inaccessible to collect the plant and animal samples from the land surface and water bodies, collecting DNA samples from air in a habitat at a one go। तो एरियल मेटाजेनोमिक्स, तो इसमें ज़्यादा करेक्ट मुझे क्या लग रहा है, ज़्यादा करेक्ट मुझे ए लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो दोनों वर्ड है ना, उन दोनों की एक डिस्क्रिप्शन इसमें मिल गई है मुझे। जीनोमिक्स का DNA सैंपल्स भी मिल गया, एरियल का एयर भी मिल गया है मुझे इन हैबिटेट वन को। और ये ज़्यादा सिंपल भी लग रहा है कि एक बार में DNA सैंपल जितने एक हैबिटेट में सबको एक बार में कनेक्ट कर लेना, ठीक है। और सेंडिंग टू इनएक्सेसिबल एरियाज टू लैंड सर्विस, तो इसको मतलब डी वाला उतना नहीं लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि हाँ उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो गया, ए हो गया आंसर। ए मैंने लगा के आया था और ए ही सही था इसका लॉजिक में। माइक्रो सैटेलाइट DNA इज़ यूज्ड इन द केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टडिंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसमें भी देखो एक वाले थे, ए और डी पे आ जाओ। स्टडिंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एमंग द वेरियस स्पीसीज ऑफ फोना, ठीक है। असेसिंग द एफिशिएंसी ऑफ ड्रग बाय कंडक्टिंग सीरीज ऑफ ड्रग ट्रायल्स इन अ पॉपुलेशन। माइक्रो सैटेलाइट DNA पूछा है ना, सैटेलाइट जो ऐसा हो, सैटेलाइट मतलब घूमता रहे दूर दूर चीज़ों के लिए, माइक्रो मतलब छोटा कुछ होगा, और DNA मतलब जीन से रिलेटेड ऐसा कुछ वर्ड होगा ना, जीनोमिक्स वगैरह देख लो। अब इनमें देखो असेसिंग द एफिशिएंसी ऑफ अ ड्रग, कलेक्टिंग सीरीज ऑफ अ ड्रग ट्रायल इन अ पॉपुलेशन। तो ड्रग, इसमें जो ड्रग की बात की गई है, DNA का ऐसा कुछ है नहीं, सीरीज एफिशिएंसी, ठीक है। इसमें आ जाओ स्टडिंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एमंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब किससे हम जज करते हैं मोस्टली कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो वो DNA सैंपल से ही तो करते हैं, सिंपल सी बात है। एमंग वेरियस स्पीसीज ऑफ फोना, तो ये ज़्यादा अच्छा मतलब आप देखो माइक्रो सैटेलाइट DNA, तो मतलब एक ये हो सकता है ना कि एक DNA है जिसकी क्या नाम है, जिसके बेसिस पे आप एक इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव देख पा रहे हो स्पीसीज ऑफ फोना के। तो ज़्यादा पर्सपेक्टिव वाइज ज़्यादा मुझे अगर बात करूँ लॉजिकल बेस पे, तो ए ज़्यादा सही लग रहा था। और उस टाइम पे भी मैंने यही किया था एग्ज़ाम में, ए में करके आया था और ए आंसर ही सही निकला इसका। तो देख रहे हो फिर से ए और डी में इसमें गए, सिंगल स्टेटमेंट ए और डी। इसके पहले वाला भी देखो ए और डी, उसके पहले भी ए और डी सिंगल स्टेटमेंट में। फिर से देखो ये वोल बादशाह का एक क्वेश्चन आया था, वोल बादशाह मेटेड समटाइम टॉक अबाउट द रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वोल बादशाह का क्या है, कंट्रोलिंग द वायरल डिजीज स्प्रेड बाई मॉस्कीटो, ठीक है। प्रोड्यूसिंग बायोचार फ्रॉम द थर्मल केमिकल कन्वर्जन ऑफ द बायोमास, और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, चलो सारे पढ़ ले। कन्वर्टिंग क्रॉप रेसिड्यू इन द पैकिंग मटेरियल। तो अब देखो ये दोनों चीज़ें बायोडिग्रेडेबल, बायोचार इन सबसे रिलेटेड है, और क्रॉप रेसिड्यू इन तो पैकिंग मटेरियल, ये भी कुछ ऐसा रिसाइकलिंग, ये तीन चार चीज़ें उससे रिलेटेड है, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है ये अलग है, ये क्या ऑड वन आउट का है, ऑड वन आउट, ठीक है। देख रहे हो कि एक क्वेश्चन ये पूरा एक डिजीज से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, ये बाकी चीज़ें जो है ना कि क्रॉप रेसिड्यू को पैकिंग मटेरियल में कन्वर्ट कर देना, एक रिसाइकल बायोडिग्रेडेबल की बात कर रहा है, ये भी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की बात कर रहा है, ये प्रोड्यूसिंग बायोचार फ्रॉम थर्मल केमिकल कन्वर्जन ऑफ बायोमास। ये तीनों चीज़ें लगभग एक ही फील्ड से रिलेटेड चीज़ों की बात कर रही हूँ, और एक ही मेथड है यहाँ पे जो एक अलग बात कर रहा है। और ए और डी में आ जाओ फिर इसमें फिर से कि सिंगल स्टेटमेंट वाला ए और डी में, तो ए और डी में से एक आंसर होना चाहिए, तीनों एक जैसे हैं और यही एक अलग है। तो ए और डी में, इसमें मैं ए मार्क करके आया था और ए ही इसका सही आंसर है, ठीक है।
इसको भी मैंने बाद में चेक किया तो ये यही सही आंसर था। तो देख रहे हो, ये फ़ायदा होता है यूपीएससी पीएसआई ऑप्शंस को एनालाइज करने का कि यूपीएससी ऑप्शन कैसे फ्रेम करती है। धीरे धीरे आप खुद इतना सीख जाओगे कि यूपीएससी कैसे ऑप्शन फ्रेम करती है, आपको पता लग जाएगा ऑप्शन पढ़ते कि यूपीएससी ये तो बना रही है तो गलत कर रही है। फिर देखो, विद रेफरेंस द कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, नन ऑफ देम इज इन वाटर डिस्ट्रिक्ट, नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट की बात की गई है, तो जहाँ तक मेरा आइडिया था तो सीधे भाई इतने जैसे अडानी हैं, अंबानी हैं, राइट, इनके रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, इनकी भी तो थर्मल पावर प्लांट्स हैं। अब आपको नहीं पता लेकिन फिर भी नन नन लिखा है तो एक भी अगर हुआ तो मतलब कैंसिल हो जाएगा ना कि सी वाटर को यूज़ नहीं करते, नन ऑफ देम यूज सी वाटर। तो अगर 1% भी यूज़ हुआ या फिर 1 ml पानी भी यूज़ हुआ तो फिर तो आपकी स्टेटमेंट ही गलत हो गई ना। नन ऑफ देम यूज सी वाटर, सी वाटर से यूज़ नहीं करेंगे, कहाँ से करेंगे? फ्रेश वाटर पूरा ले करके आएंगे? नहीं। नन ऑफ देम इज़ सेटअप इन द वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट, तो वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में एक भी नहीं है। तो अगर वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में तो जहाँ पे वाटर सफिशिएंट है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट में डालेंगे तो वहाँ पे तो लोकल पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे थर्मल पावर कोल बेस्ड प्लांट लगाएंगे तो फिर गलत होगा थोड़ा। और नन ऑफ देम इज़ प्राइवेटली ओन्ड, तो प्राइवेटली ओन्ड का तो मुझे गलत लगा कि मतलब ये तो स्टेटमेंट लग रहा था कि ऐसा बनाया गया है, तो यहाँ पे मैं नन करके आया था कि नन वाले क्वेश्चन तो वैसे भी गलत होते हैं कि मतलब 1% तो चांस होता है। जब तक कि आपको ऐसा ना लगे कि हाँ स्टेटमेंट वो जेनेरिक है और सही है तब तक नन वाले क्वेश्चन को गलत मानना। तो नन ऐसे करके मैंने किया था। और जो सम वाले क्वेश्चन होते हैं वो जनरली जब तक आप उसको गलत ना कर सको उसको सही मानना, और नन वाले क्वेश्चन को जब तक आप गलत ना कर सको उसे भी सही मानो आप। तो ये भी वही था, और यहाँ पे भी मतलब नन वाले केस लगा करके यूपीएससी को प्रीवियस ईयर को मतलब देखते हुए नन किया था मैंने कि कोई भी क्वेश्चन इसमें सही नहीं है, और इसका आंसर भी यही निकला, नन था। ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो गलत थी। अगले पे आ जाओ। विद रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन का इंतजाम, इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल इन इंटरनल कंबस्ट, कैन बी यूज एज अ डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल, हाँ ठीक है, कैन बी। इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस एंड यूज एज अ फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेशन, तो हाँ इट कैन बी यूज विद अ नेचुरल गैस एंड नेचुरल गैस फ्यूल फॉर हीट। इट कैन बी यूज इन अ हाइड्रोजन फ्यूल से टू रन व्हीकल्स, हाँ तो इट कैन बी यूज इन हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल। ये ग्रीन हाइड्रोजन है, एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी है, हीट रिलीज़ करती है, और वो इन तीनों चीज़ों में यूज़ हो सकती है। हाँ हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। पॉसिबिलिटी हर एक चीज़ की है, जब तक कि एकदम नेगेटिव सेंस में ना हो तब तक हाँ पॉजिटिव मान के चलते हैं हम चीज़ों को। या ऑल 3, हाँ ऑल 3 कर दिया इसमें, और ऑल 3 ही इसका आंसर सही था। फिर आ जाओ इसमें देखो, ballistic missiles are jet propelled at subsonic speed throughout their flight, while cruise missiles are rocket powered only in the initial phase of flight। यहाँ पे क्या है, दो चीज़ों का कंपैरिजन किया गया है, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, ठीक है। अब दूसरे पे आ जाओ, अग्नि 5 इज मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज, वाइल ब्रह्मोस इज ए सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब देखो यहाँ पे भी दो चीज़ों का कंपैरिजन किया गया, जहाँ पे कंपैरिजन होता है स्वैप के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपने यूपीएससी को पढ़ा है, यूपीएससी के ऑप्शंस को एनालाइज किया है, तो आपको पता लग जाएगा कि जैसे ही जहाँ पे दो चीज़ों का आएगा समझ लेना यूपीएससी के स्वैप करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। और यहाँ पे भी वही केस हुआ, यूपीएससी ने स्वैप किया था, मुझे लग रहा था कि स्वैप क्या होगा, तो मुझे पहला वाला मैंने स्टेटमेंट गलत कर दिया बिना पढ़े कि मतलब पढ़ा है ऐसे। उसके बाद क्योंकि मुझे पता नहीं था उतना डिफरेंस कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स के बारे में इतना कि क्या क्या उसमें फ्यूल होता है। सिंपल सी बात थी, कंपैरिजन है, यूपीएससी मोस्टली स्वैप कर देती है। और दूसरे में भी अग्नि 5 है और ये ब्रह्मोस था। ब्रह्मोस का मुझे थोड़ा सा नॉलेज था कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इन्होंने यहाँ पे भी स्वैप किया था। दूसरी स्टेटमेंट में मुझे थोड़ी सी नॉलेज थी तो इसको भी मैंने गलत कर दिया, और पहले में तो यूपीएससी स्वैप करती है, तो इसमें भी मैं नाइदर 1 नाइदर 2 मार के आया था, और ये मेरा सही हो गया। क्योंकि यूपीएससी जहाँ पे भी कंपैरिजन हो दो चीज़ों के बारे में, यूपीएससी अगर बात करे कि दो चीज़ों के बारे में बात करें तो वहाँ पे स्वैप करने के चांसेस 3/4 प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो 3/4 चांसेस हैं, तो मोस्टली 3/4 की प्रोबेबिलिटी लेते हुए मैं इसको दोनों को गलत करके आया था, ठीक है। और ये मेरे सही थे कि नाइदर 1 नाइदर 2 ही इसका आंसर था। अगले पे आ जाते हैं, हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर आर करेक्टली मैच, Cepheids, nebula or pulsars, giant cloud in the dust in the space, stars which brighten dim periodically, neutron star that are formed of the massive star brand of the fuel। अब मुझे इन तीनों में से ये नहीं पता था कि वैसे तो 3 में से मैं ओनली 2 करके आता इस क्वेश्चन में कि अगर मुझे कुछ भी नहीं पता होता इसमें, लेकिन
मुझे ये पता था कि नेबुला जो है ना, ये मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे, एनसीईआरटी के शुरुआत के पहले और दूसरे पेज पे आई थिंक जो पहला दूसरा चैप्टर है उसमें दिया हुआ है कि नेबुला जो होता है वो जाइंट क्लाउड ऑफ द डस्ट एंड स्पेस। तो यहाँ पे हुआ है, तो जब मैच द फॉलोइंग है, अगर यहाँ दिया है तो मतलब यूपीएससी ने ऊपर वाले को भी यहाँ दिया होगा, सिंपल सी बात है। तो मुझे लग रहा था कि यूपीएससी ने ऐसा स्वैप किया होगा, और स्वैप ही किया। मैं इस पर ओनली 1 मार्क किया था और ओनली 1 ही आंसर इसका सही निकला कि यूपीएससी ने स्वैप किया था। और ये अब देखो, ये ऐसे किया, ये ऐसे किया है, ये कैसे पता लग गया? ये यूपीएससी को देख करके। अगर यूपीएससी ने एक गलत किया है तो 3 में से तीनों गलत दे दे, ये बहुत कम चांसेस हैं। प्रॉबिलिटी 1/4 होती है, राइट। कि अगर यूपीएससी क्या नाम है कि 3 ऑप्शन दिया और तीनों के तीनों गलत कर दे, नन कर दे, बहुत कम चांसेस है। और 3 के तीनों सही कर दे, ये भी 1/4 होती है कि 3 ऑप्शन है, 3 के तीनों सही कर दे रही है, ये भी मतलब होती है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने 3 में से 2 गलत दे दी है, मुझे पता चल गया। तो ओनली 1 इसका होगा, एक तो सही देगी यूपीएससी, ये करके मैं आया था सोच के। और ये भी सही हुआ कि ये थर्ड वाला ऑप्शन जो पल्सर वाला, ये ऑप्शन सही था। मुझे पता नहीं था, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन मेरा सही हो गया। क्यों? यूपीएससी के एनालिसिस करके, PYQ। फिर देखो, कार्बन फाइबर आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट यूज इन द ऑटोमोबाइल एयरक्राफ्ट। ठीक है, मान लेते हैं कार्बन फाइबर यूज्ड इन द, कार्बन फाइबर वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। तो कार्बन, उसका नाम ही कार्बन है, और कार्बन मेन चीज़ कार्बन को लेके इसलिए आता है कि कार्बन रिसाइकल हो सकता है। और ऐसी चीज़ मतलब नई टेक्नोलॉजी कोई लेके आ रहे हैं जो कि रिसाइकल ना हो सके। तो हमें लगता है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है और वो रिसाइकल ना हो सके, गवर्नमेंट इतना काम करेगी। सस्टेनेबल मेन चीज़ है गवर्नमेंट के लिए। कार्बन फाइबर मैंने कभी पढ़ा नहीं है, राइट। लेकिन पहला स्टेटमेंट बहुत जेनरिक सा है कि यूज हो सकता है ऑटोमोबाइल एयरक्राफ्ट में। हाँ, अगर थोड़ा सा भी कहीं यूज़ हो गया, एक नट भी लग गया उसके कार्बन फाइबर का, तो हाँ ठीक है, सही हो गई स्टेटमेंट। दूसरी वाली कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, तो ये गलत लग रही थी, क्योंकि उसका नाम कार्बन है। और दूसरी चीज़, गवर्नमेंट कोई ऐसी चीज़ लाए कि नहीं, नई टेक्निक जो सस्टेनेबल ना हो, जो रिसाइकलेबल ना हो। तो दूसरी गलत करके पहली 1 करके आया था, और यही आंसर सही भी था, 1 ओनली। फिर आ जाओ, एक्सेलरोमीटर की बात इसमें कही गई थी। अब पहला और दूसरा ऑप्शन पढ़ो। कार कोलिजन विच इज रिजल्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ एयर बैग्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। दूसरा कहता है कि डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ द लैपटॉप टुवर्ड द ग्राउंड विच रिजल्ट इमीडिएट टर्निंग ऑफ द हार्ड ड्राइव। ठीक है। तीसरा कहता है टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन विच रोटेशन ऑफ द डिस्प्ले बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड। इन दोनों ऑप्शन को देखोगे और इनको दोनों को इसको देखोगे, ये क्या है? ये ऑड वन आउट है। और इन दोनों में कोलिजन की बात की गई है कि कोई चीज़ कोलाइड कर रही है। यहाँ पे कार कोलाइड कर रही है, यहाँ पे लैपटॉप कोलाइड कर रहा है ज़मीन से, ठीक है। और उस कोलिजन के रिस्पॉन्स में एक एक्शन हो रहा है। अब मैंने इसके पहले कभी पढ़ा नहीं था कि एक्सेलरोमीटर होता क्या है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं और ये एक ऑप्शन बिल्कुल ऑड है। और एक्सेलरोमीटर की बात की गई है, तो जहाँ तक या तो ये ऑप्शन सही होगा या तो ये दोनों सही होंगे। और ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं। ज़्यादा मुझे लग रहे थे कि एक्सेलरोमीटर है, एक्सेलरोमीटर का काम फ़ोन के टिल्टिंग में तो काम नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे ओनली 2 लगा के आया था, और इन दोनों के ये दोनों ही सही हैं। और 3 में से मैंने कहा ना, जब 3 ऑप्शन हो तो ओनली 2 करके आना। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आप सही हो जाओगे। मतलब 3/4 की प्रॉबिलिटी है कि अगर 4 क्वेश्चन आप करके आ रहे हो तो उसमें से 3 सही होंगे आपके, ओनली 2 वाले। और मोस्टली यही होता है, और यही मैंने देखा था, ओनली 2 इसमें भी सही हुआ। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हो गया ना, और ये भी हो गया था एक्सेलरोमीटर। हाँ, अगले क्वेश्चन, अनीमिया मुक्त भारत की बात की गई थी कि अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी की। इट प्रोवाइड साइक्लेटिक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। एक फैक्ट दिया गया है कि कैल्शियम देंगे फॉर द प्री स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है, अनीमिया मुक्त भारत। इट रन अ कैंपेन फॉर डिलेड कोल्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ द चाइल्ड बर्थ। ठीक है, एक जेनरिक स्टेटमेंट है। इट प्रोवाइड फॉर पीरियोडिक डिवॉर्मिंग चिल्ड्रन टू द चिल्ड्रन। हाँ ठीक है। इट एड्रेस द न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ अनीमिया इन द एंडेमिक पॉकेट्स विद द स्पेयर फॉर द हेमोग्लोबिन एंड फ्लोरोसिस। हाँ, तो ये भी ठीक हो सकती है, लेकिन यहाँ पे बस एक फैक्ट दिया हुआ है कि कैल्शियम देंगे। कैल्शियम की जगह आयरन हो सकता है, और एनीमिया मोस्टली आयरन से रिलेटेड होता है। अगर आपने थोड़ा सी भी प्रिपरेशन की यूपीएससी के लिए, तो इतना तो बढ़ के ही जाओगे आप कि एनीमिया बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होता है। और जहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो 4 के चारों यूपीएससी सही थे, बहुत कम प्रॉबिलिटी है। तो ऑल 4 वाला ऑप्शन वैसे ही कट गया। 4 में से सिर्फ एक ही सही थे, ये भी प्रॉबिलिटी बहुत कम है। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि 4 में से यूपीएससी 3 सही देती है। ठीक है, 3 नहीं तो 2। ये बहुत ज़्यादा जेनरिक होते हैं कि यूपीएससी 3 देगी सही, या तो 2 सही देगी। ठीक है, और जहाँ तक मुझे इन तीनों ऑप्शन को मुझे काटने का कोई रीज़न नहीं मिल रहा था कि नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेस ऑफ एनीमिया, ये क्वेश्चन आंसर सही ही होगा। पीरियोडिक डिवॉर्मिंग टू चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंस, हाँ हो सकता है। कैंपेन फॉर डिलेड कोल्ड क्लैपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, हाँ ये भी हो सकता है।
बस पहले में थोड़ी और था, तो यहाँ पे मैं ओनली 3 करके आया था कि 4 में से 3 तो इसमें सही होंगे, और ये ऑप्शन भी मेरा सही था कि 4 में से 3 सही थे। ठीक है, तो यही फ़ायदा होता है यूपीएससी के पीवाईक्यू को एनालाइज करने का। ठीक है, ऐसे ही आंसर आपके हो जाते हैं कि ऑप्शंस देख करके। अगला क्वेश्चन भी देखो उसी तरीके का है। जननी सुरक्षा योजना, नाम पे देख लो, जननी, जननी मतलब मदर जो होती हैं। ठीक है, जननी की सुरक्षा, मदर की प्रोटेक्शन के लिए ये स्कीम बनाई गई है। ठीक, इट इज़ अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। चलो, इट ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी अमंग द पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, तो मदर है, प्रेग्नेंट की बात, जननी तो प्रेग्नेंट वुमेन की बात की जा रही है, तो हाँ ये सही हो सकता है। इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर प्रेग्नेंट, हाँ ये भी हो सकता है। इट ऑब्जेक्टिव इंक्लूड प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ टू द सिक इन्फेंट अप टू द 1 ईयर ऑफ एज। तो ये तो इन्फेंट्स की बात कर रहा है ना, बच्चों की बात कर रहा है, इन्फेंट्स की बात कर रहा है। और स्कीम किससे रिलेटेड है? स्कीम तो जननी से रिलेटेड है ना, प्रेग्नेंट वुमेन से रिलेटेड है। तो ये दोनों तो मुझे गलत करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा, और 4 हैं, 4 में से अब मुझे इसमें भी 4 में से 3 सही हो सकते हैं या 2 सही हो सकते हैं। एक तो मुझे लग गया कि गलत होगा क्योंकि ये इन्फेंट की बात कर रहा है और स्कीम जो उसके लिए है, एक तो मैं गलत करता हूँ। और यहाँ पे स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट की बात की गई है, और जननी सुरक्षा योजना की स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट तो मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि जननी सुरक्षा योजना ज़्यादातर ये सारी ऐसी स्कीम जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट क्यों इतना इंटरवेंशन करेगा, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल पे चीज़ें हैं ना, ये सारे टॉपिक तो सेंट्रल के लिए होने चाहिए। ये ऐसी स्कीम जो, क्योंकि सेंटर से अगर होगी तभी तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया यूनिफॉर्म लेवल पे चलेगी, राइट। स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट की इंटरवेंशन होगी तो फिर तो हर स्टेट में अलग अलग वैरायटी से इम्प्लीमेंटेशन होगा उसका। तो यहाँ पे मैं ओनली 2 करके आया था, क्योंकि स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ पे एक दिया हुआ था, ये मुझे थोड़ा दिक्कत दे रहा था, ये जो लाइन है स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, और ये कहीं ना कहीं ये गलत भी था। फिर बाद में मैंने देखा इसका आंसर ओनली 2 ही था। ठीक है, अब देखो पहले वाले में मैं ओनली 3 करके आया था, 4 ऑप्शन थे, इसमें 2 मार के आया, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 में डाउट लग रहा था और ऊपर वाले में से मुझे 1 में ही डाउट लग रहा था, राइट। तो यही होता है, आप थोड़ा थोड़ा हेल्प पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा यूपीएससी गलत कहाँ कहाँ पे करती है, कौन से स्टेटमेंट जेनरिक होते हैं, कौन से नहीं होते, कौन से फैक्चुअल होते हैं, राइट। तो ये यहाँ से मुझे पता लगा था, इसमें भी ओनली 2 था और यही आंसर सही था इसका। अब ये देखो, ये क्वेश्चन पढ़ो 44 का। एक्सप्लेन द प्रैक्टिस ऑफ वत्ता किरुतुल मेंशन इन द संगम पोयम। कि वत्ता किरुतुल जो प्रैक्टिस है वो क्या होती है संगम पोयम में जो लिखी गई है। फिर सिंगल स्टेटमेंट वाले ऑप्शन है, ए आ गया किंग, डी पे आ गए। और जनरली ऐसे ऑप्शन जिसमें सेम चीज़ें दी हुई, देखो किंग एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड, लर्न पर्सन असेंबलिंग इन द रॉयल कोर्ट टू डिस्कस रिलीजन फिलोसफिकल मैटर, यंग गर्ल कीपिंग वॉचिंग ओवर द, और ए किंग डिफेटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। अब दोनों में किंग की बात की गई है, तो जाहिर सी बात है 2 ऑप्शन में अगर सेम वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं तो मतलब आपको जो यूपीएससी है वो थोड़ा कंफ्यूज करना चाहती है, दोनों में सेम वर्ड देखिए, इसका मतलब आंसर वहीं पे होना चाहिए। और ऑप्शन भी ए और डी में से है, जो सिंपल सी बात है, किंग एम्प्लॉय वुमेन बॉडीगार्ड और किंग डिफेटेड इन अ बैटल। अब देखो ये एक सिंपल सी लाइन है, ठीक है। और ये देखो, एक किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। अब यूपीएससी को अगर गलत करना होगा तो वो एक लाइन का आंसर देगी ना बना करके जहाँ तक, और अगर एक इतना बड़ा आंसर दिया है और इतना डिफाइन करके दिया हुआ है, राइट, जाहिर सी बात है कि इतना लंबा अगर दे रहा है तो उसको गलत करने के लिए यूपीएससी तो नहीं बनाएगी ना। तो यहाँ पे मैं डी आंसर बना के आया था कि किंग से यहाँ से मेरा ये निकल गया कि इन दोनों में से एक आंसर होगा, ए और डी था, कि ये भी मुझे लग गया कि ए और डी में से ही इसका आंसर है। और इसमें अ किंग एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड, ये ज़्यादा मुझे एक ऐसा बनाई हुई मुझे स्टेटमेंट लग रहा है कि किंग एम्प्लॉय मेन बॉडीगार्ड्स होगा, उसको वुमेन कर दिया इन्होंने बनाने के लिए, राइट। और यहाँ पे देखो किंग डिफीटेड इन बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ होती है, ये बहुत जेनरिक स्टेटमेंट लग रही है, एक डिफाइनिंग स्टेटमेंट है ये, कि एक ये जो टर्म है उसको ये डिफाइन कर रही है, इसको पढ़ के लग रहा है, राइट। और ये गलत कैसे लग रही है, क्योंकि ये लग रहा है इसको पढ़ के कि हाँ बनाई गई है कि वुमेन की जगह मैन हो सकता है, सिंपल सी बात है, यूपीएससी ने बना दिया उसको। तो इससे भी मैंने यहाँ डी करके आया था और ये आंसर इसका डी ही है, और ये क्वेश्चन भी सही था मेरा। अगले पे आ जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज अ धन्य कटका विच फ्लरिश इन द प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंदर महासंघिकास लोकेटेड। धन्य कटका, ठीक है, सिंगल आंसर है, इसमें भी ए और डी में आ जाओ, मगध और आंध्रा। मगध
मगध रीजन कहाँ था, ये बिहार वाली साइड के रीजन में था, आंध्रा नीचे साउथ में था थोड़ा। और ये धन्य कटका ये जो वर्ड है ना, ये थोड़ा साउथ से रिलेटेड ही है, राइट। अब इसमें मुझे लग रहा था गंधार होगा नहीं, गांधार क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है वैसे भी, और कलिंगा भी उतना होगा नहीं क्योंकि आंसर मोस्टली जो होता है वो ए और डी में होता है ऐसे सिंगल वाले स्टेटमेंट में। तो मैंने क्या किया, आंध्रा था, मगध तो आंध्रा ज़्यादा लग रहा था, साउथ भी था और वर्ड भी यहाँ साउथ का था, तो इसलिए मैंने आंध्रा पे इस पर टिक करके आया और आंध्रा ही इसका सही आंसर था, राइट। तो ये क्या होते हैं, ये थोड़े नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स वर्ड्स, कि जहाँ पे आप जो वर्ड होते हैं ना, वर्ड की लैंग्वेज या फिर वर्ड को ब्रेकअप करके जहाँ पे आप आंसर निकालते हो कि वर्ड की मीनिंग क्या होगी। जैसे जनरल सुरक्षा था, वहाँ से आपने निकाला, धन्य कटका साउथ का वर्ड लग रहा था, इसमें साउथ के सिर्फ एक ही रीज़न है, यहाँ आंध्रा। यहाँ पे अगर यहाँ पे कर्नाटका भी होता या फिर मान लो तमिल रीजन होता तो थोड़ी दिक्कत हो जाती मुझे कि तमिल होगा कि आंध्रा होगा। और अगर ए और डी में यहाँ पे अगर आंध्रा की जगह यहाँ पे अगर तमिल दे देता मगध की जगह मान लो, तो यूपीएससी खुद ऐसे ऑप्शंस बनाती है कि आपको हेल्प आउट कर सके, कि अगर आप आपने उसके प्रीवियस ईयर एनालाइज कर रखे हैं। यूपीएससी ने खुद यहाँ पे मगध डाला ताकि आप थोड़ा उसको एलिमिनेट कर सको, थोड़ा इसको समझो यूपीएससी के पैटर्न को, ठीक है। तो आंध्रा इसका आंसर था, ये भी मैंने सही किया था, धन्य कटका से साउथ को जोड़ करके। फिर आ जाओ, अफोर्डेबल हाउसिंग, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी, हाउ मेनी ऑफ द अबव UNOPS सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन इनोवेटिव फोकस ऑन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अब 4 में से अब क्या बात की गई है, इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, सस्टेनेबिलिटी की बात की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, इनोवेशन की बात की गई है। सस्टेनेबल की बात की गई है, रिन्यूएबल एनर्जी होगा ही होगा, रैपिड ट्रांसपोर्ट, अफोर्डेबल हाउसिंग, अफोर्डेबल वर्ड लिखा हुआ है तो हाँ ठीक है, अफोर्डेबल हाउसिंग हो सकता है, इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। रैपिड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करने से कोई रिटर्न नहीं मिलता कभी, हेल्थ केयर ऐसा है ना, उसमें रिटर्न नहीं मिलेगा आपको कुछ भी। हाउसिंग में हो सकता है कि हाउसिंग आप बना के आप बेचोगे, उसमें से आपको रिटर्न मिलेगा, सस्टेनेबल हाउस बना रहे हो आप, ठीक है। मास रैपिड ट्रांसपोर्ट बना रहे हो, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट मतलब सिंगल के लिए, मास के लिए है कि मतलब एक तरीके से पूलिंग होगी, उसमें ढेर सारी जनता एक साथ जाएगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा। और रैपिड ट्रांसपोर्ट है वो, तो हो सकता है ये इनोवेटिव भी है और सस्टेनेबल भी है, राइट। हेल्थ केयर लेकिन उतना नहीं लग रहा है क्योंकि हेल्थ केयर उतना क्राइटेरिया में फिट नहीं रहा है, क्योंकि और 4 के चारों सही थे यूपीएससी, ऐसी मतलब प्रॉबिलिटी बहुत कम होती है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं ओनली 3 करके आया था, और क्योंकि मुझे बाकी और 2 को काटने के रीज़न नहीं मिल रहे थे तो ओनली 3 करके आया था, और ये आंसर भी मेरा सही था, ओनली 3 इसका सही आंसर था। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइगर सीड्स, हाँ ठीक है। नाइगर सीड इज कल्टिवेटेड एज अ खरीफ क्रॉप, ठीक है। सम ट्राइबल ऑफ इंडिया यूजेस नाइगर सीड फॉर ऑयल कुकिंग, बहुत जनरिक स्टेटमेंट है। सम ट्राइबल पीपल नाइगर, हाँ तो हो सकते हैं, सारे ट्राइबल को आप चेक नहीं कर सकते जा जाके कि सारे करते हैं कि नहीं, सम करते हैं, हाँ तो अगर एक ट्राइबल ग्रुप भी करता हुआ तो ऑप्शन सही है, ठीक है। नाइगर सीड्स के लिए MSP देते हैं, ये PYQ है, अगर आपने नहीं पढ़ के गए तो आपकी गलती है, नाइगर पढ़ के जाना, PYQ किस पे MSP किस पे मिलती है, तो ये सिंपल सा था, ये दोनों सही है। अब नाइगर सीड एक कल्टिवेटेड खरीफ क्रॉप है कि नहीं, और जहाँ तक मुझे याद था मतलब पढ़ा हुआ था कि नाइगर एक खरीफ क्रॉप है, लेकिन वो एग्जाम टाइम पे याद नहीं आ रहा था, लेकिन इसको मुझे काटने, अब मुझे लग रहा था ये नाइगर सीड जो हो सकती है ये रबी क्रॉप भी हो सकती है, राइट। तो रबी क्रॉप मुझे इसलिए नहीं लगा क्योंकि नाइजर सीड जो है ये भी थोड़ी पल्सेस में आ जाती हैं, और पल्सेस जो होती हैं उतनी मोस्टली राबी में नहीं होती, खरीफ क्रॉप्स में ही होती हैं, राइट। क्योंकि नाइजर सीड्स को उगाने के लिए उतना पानी थोड़ा चाहिए होता है, तो इस वजह से मैं इसमें ऑल 3 करके आया था, और इसकी ऑल 3 स्टेटमेंट भी सही थी, राइट। लॉजिक आप कुछ भी लगाओ, आंसर आना चाहिए, देखो मेन चीज़ ये है। और थोड़ा बहुत अगर पढ़ के गए हो, तीसरा ऑप्शन देखो, इसमें मेनली ये मैंने इसीलिए डाला था क्योंकि देखो इसमें सम वाला है, और ये सम वाले आंसर ऐसे सही ही होते हैं, ठीक है। फिर इसमें देखो 5 स्टेटमेंट दिए हैं, 5 ऑप्शन। 5th फाइनेंस कमीशन का दिया हुआ है कि अदर देन द पॉपुलेशन एरिया और इनकम को छोड़ के हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया सेट किया गया है। अब 5 है, 5 के 5 सही दे यूपीएससी, बहुत कम चांसेस है कि 5 में से 5 सही दे पूरी, तो ये हटा दो। 5 में से 2 ये भी सही है, अब 3 और 4 के बच गए, ठीक है। अब 3 और 4 में देखो, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉसले इकोलॉजी, स्टेबल गवर्नमेंट। स्टेबल गवर्नमेंट के लिए क्यों देगी, स्टेबल गवर्नमेंट तो चाहती है ना कि हर जगह की गवर्नमेंट स्टेबल ही हो, और हर जगह की गवर्नमेंट स्टेबल ही होती है अनलेस एंड कोई बाहर का एक्सटर्नल फैक्टर ना हो जो है ऐसा कुछ, राइट। तो एक ऑप्शन तो मुझे सीधे सीधे लग गया कि गलत ही होगा,
राइट। तो अब मेरे पास 4 बचे थे कि 4, और जनरली यूपीएससी का क्या थीम होता है कि 5 में से यूपीएससी 3 सही देती है, 3 में 2, 4 में 3 या 2, और 5 में 3, 6 में 4। ये यूपीएससी मोस्टली जनरली करती है, और 7 में 5 ये यूपीएससी का जनरली होता है जो मैंने एनालाइज़ किया है। ठीक है, अभी आपको शो भी करूँगा कि कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो 5 में से 3, तो यहाँ मैं ओनली 3 करके आया था कि अब ये देखो ज़्यादा इन्होंने आसान कर दिया था। पहले क्या आपको चूज़ करने पड़ते थे कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे, 5 में से 3, 1 2 3, 3 4 5, 1 2 5 ऐसे करके। अब यहाँ की आपने सिर्फ कर दिया ओनली 3, 5 हैं, 5 में से कुछ नहीं, ओनली 3। हाँ ठीक है, अब अभी कोई भी 3 सही हो जाए, आपको ये भी नहीं चूज़ करने, तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो गया है ना पैटर्न। लोग कह रहे हैं डिफ़िकल्ट हो गया है, डिफ़िकल्ट नहीं हुआ है, आसान हो गया है। तुम्हारे बस समझ के नहीं आ रहा है, पैटर्न अच्छे से तुमने एनालाइज़ किया है तो बहुत आसान हो गया है। फिर देखो आरबीआई की पार्ट क्या है स्टेबलाइजेशन का, सिंगल वर्ड स्टेटमेंट है, ए और डी में आ गए। कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन रेगुलेटिंग द फंक्शन ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब देखो नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के फंक्शन को रेगुलेट करने को स्टेबलाइजेशन बोलेंगे, या फिर कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन। और अगर आपने PYQ एनालिसिस किए हैं तो आपको पता होगा कि आरबीआई के हर साल ओपन मार्केट ऑपरेशन से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। MPC हो गया, MPC के इंस्ट्रूमेंट हो गए, राइट, और ये ओपन मार्केट ऑपरेशन, इन सब से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। आरबीआई का एक क्वेश्चन फिक्स होता है। इस पे थीम बेस्ड पे गया, ए और डी में था, ए और डी में ही यहाँ पे मिल गया मुझे ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये कर दिया। आंसर भी इसका सही था, ओपन मार्केट ऑपरेशन ही था इसका आंसर, राइट। फिर अगले पे आ जाते हैं। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन द एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर अबव बॉइलिंग पॉइंट, सम, हाँ ठीक है। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन द एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ ठीक है, हो सकता है। सम ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो विद हाईली एसिडिक विद pH बिलो 3, हाँ ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है भाई, सम ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म भी हो गया तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी अगर यूपीएससी ने नहीं माना तो। ठीक है, एक भी हो गया तो स्टेटमेंट सही है। तो बस ऑल 3 मैं इस पर मार्क किया था क्योंकि सम लगा हुआ है तो सम वाली स्टेटमेंट सही होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन भी सही था मेरा। फिर देखो उसी रिलेटेड, सम मशरूम हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। सम मेडिसिनल हैव साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, सही है। सम मशरूम हैव इंसिडेक्टल प्रॉपर्टीज़, हाँ ठीक है। सम मशरूम हैव बायोल्यूमिनस प्रॉपर्टीज़, हाँ ठीक है। तो इसमें भी ऑल 4 चारों सही थे। अब मैंने कहा ना, क्योंकि अब देखो यहाँ पे 4 में से वैसे 2 या 3 हो, लेकिन सम लगा हुआ है ना, सम, क्योंकि आप स्टेटमेंट को गलत ही नहीं कर पा रहे हो, सम है तो एक भी हो गया तो ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। और सारे मशरूम्स तो दुनिया में जाके यूपीएससी चेक नहीं कर सकती है ना, और क्या पता जिन्होंने चेक किए हैं वो भी सारे वो कर ना पाए हो, कोई भी एक मशरूम रह गया तो, और वो उस क्राइटेरिया में फॉल हो गया तो, इसलिए चारों सही हैं। फिर देखो इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, ये ग्लोबल इन्वेजिव स्पीसीज डेटाबेस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। कि कौन बनाता है ग्लोबल इन्वेजिव स्पीसीज डेटा ग्रुप, वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर। और ये इसमें भी ए और डी में आ गए कि ए और डी सीधे से, मैं सीधे पहली स्टेटमेंट देखते ही ए और डी में आता हूँ सीधा, अगर ऐसी वाली स्टेटमेंट है ए और डी में आ गए। अब IUCN का मुझे पता ही रेड लिस्ट जारी करती है, राइट। डेटा वीटा का काम, ये पब्लिशन का काम इन सब का है। वर्ल्ड वाइड फंड इन सब में ध्यान नहीं देता, वर्ल्ड वाइड फंड का काम अपना अलग है नेचर का, उसमें नाम में ही फंड का दिया हुआ है और ज़्यादातर ये काम करती है, तो इसमें भी सीधे। और IUCN से रिलेटेड हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, ये PYQ एनालिसिस करोगे तो पता लगेगा ये थीम भी है यूपीएससी की IUCN वाली, राइट। तो IUCN क्या मैं मार के आया था, अगर मुझे नॉलेज नहीं थी इसकी कि वो पब्लिश कर देंगे, लेकिन ये आंसर सही हुआ। फिर देखो क्वेश्चन आया था स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड से रिलेटेड, ठीक है। स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड का ही क्वेश्चन है। अब इसमें देखोगे तो सेटलमेंट, रीसेटलमेंट, लार्ज नंबर ऑफ पीपल अपरूटेड फ्रॉम देयर, लार्ज नंबर ऑफ पीपल uprooted from their countries due to the war by giving them large cultivable land and cultivate collectively their produce, ठीक है। Many marginal farmer in an area organize themselves in a group and organize and harmonize selected agriculture operation, ठीक है। Many marginal farmer, देखो दोनों में marginal आ गया, मतलब आंसर ही नहीं दोनों में से एक में होगा। In an area together with an contract with a corporate body and surrender their land to the corporate body for a fixed term which द कॉर्पोरेट बॉडी मेक्स अ पेमेंट टू एग्रीड बॉडी। ये तो थोड़ा गलत लग रहा है कि कॉर्पोरेट बॉडी को लैंड दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो बनाई हुई स्टेटमेंट लग रही है। तीसरी तो ज़्यादा अच्छी लग रही है। कंपनी एक्सटेंड लोन टेक्निकल नॉलेज मटेरियल इनपुट अ नंबर ऑफ फार्मर इन द एरिया सो दैट दे प्रोड्यूस एग्रीकल्चर कमोडिटी रिक्वायर्ड बाई कंपनी फॉर इट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड कमर्शियल प्रोडक्शन। ये भी बनाई हुई स्टेटमेंट लग रही है मुझे। अब इन्हीं दोनों में, अब देखो यहाँ पे ए और डी में क्यों नहीं गए, क्योंकि यहाँ तो की जो 2 स्टेटमेंट है ना
मेनी मार्जिनल फार्मर देखो जहाँ पे सेम स्टेट दो वर्ड आ गए ना, मतलब यूपीएससी आपको इन दोनों में कंफ्यूज करना चाह रही है, राइट। इसीलिए उसने दो वर्ड को मतलब स्टेटमेंट को स्टार्ट करने से पहले सेम वर्ड्स ही यूज़ किए हैं, ये राइट। और तो आंसर इसी में होता है। अब इन दोनों में ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है? बी वाला लग रहा है। इसमें बी मार्क करके आया था और ये आंसर भी सही था, बी इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर एंड द कैनल कम एक्वेंट सर्वल किलोमीटर्स लॉन्ग व रिवर टू द कैपिटल सिटी। अब इसमें फिर से ए और डी में आ गए, सिंगल वाले स्टेटमेंट है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा कौन किसने किया होगा। और विजयनगर एम्पायर की बात की गई है। विजयनगर एम्पायर में जहाँ तक मैंने पढ़ा था, देवराया फर्स्ट जो है सबसे मतलब अच्छा किंग माना गया था। मुझे ये पता नहीं कि उसने ये सब काम किया था कि नहीं किया था। ए और डी में विरूपक्षा तो उतना मुझे लगा नहीं। मुझे सबसे अच्छा नाम इसमें देवराया फर्स्ट का लगा और देवराया फर्स्ट को मैं मार के आया और देवराया फर्स्ट इसका सही आंसर था। और ये सही भी हो क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस में ए और डी में आंसर देती है। जहाँ पे कुछ नहीं पता हो ए और डी सीधे जाओ, जहाँ पे कुछ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एलिमिनेट कर सकता था ना, यहाँ मेनी मार्जिनल फार्मर दिए हुए हैं। यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। स्मॉल फार्मर ये रहे मार्जिनल फार्मर, और लार्ज फील्ड का क्या लिखा है? सुनाइज देमसेल्फ इन द ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप्स एंड सिंक्रनाइज एंड हार्मोनाइज सिलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशन। तो ठीक है, लार्ज फील्ड है तो छोटे छोटे फार्मर्स मिलके एक बड़े लार्ज फील्ड बना करके उसको सारा करके प्रोडक्शन करके आपस में शेयर कर लें। ज़्यादा सी अच्छी स्कीम भी लग रही है, समझ भी आ रही है और लॉजिकल भी लग रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्गो बेसिन। अब ये क्वेश्चन आया था, मैंने पढ़ा ही नहीं पहले कभी कॉन्गो बेसिन क्या होता है। इसमें कैमरून, नाइजीरिया, युगांडा और ये साउथ युगांडा, ये सारी थी, साउथ सुडान और युगांडा। अब मुझे समझ है तो इसमें भी फिर मैं गया सीधे ए और डी में आ जाओ, कैमरून और युगांडा। अब कौन पार्ट है कॉन्गो बेसिन का समझ में नहीं आ रहा था ए और डी में, तो इसमें क्या हुआ? युगांडा न्यूज़ में रहता है, साउथ सुडान, नाइजीरिया, तो इसमें सीधे मुझे ऐसा लगा कि कैमरून मार देता हूँ, सही हो जाएगा। ए और डी में से ही एक चूज़ करना था तो इसको मैंने कैमरून चूज़ किया और कैमरून ही इसका सही आंसर निकला। ऐसे क्वेश्चन में ए और डी में ही जाया करो हमेशा, ठीक है। कुछ भी हो, सिंगल स्टेटमेंट है, नहीं पढ़ा हुआ है, कुछ एलिमिनेट करने को नहीं है, राइट। थीम बेस्ड नहीं जा रहे हो, नॉर्मेटिव बेस्ड पे नहीं जा रहे हो, नेम बेस्ड पे नहीं हो पा रहा कुछ, ए और डी पे जाओ, स्वैप नहीं हो रहा कुछ, ठीक है। ए और डी पे सीधे जाओ, ए और डी में से ही आंसर होगा कैमरून और युगांडा। तो उसमें मुझे लग रहा था कि युगांडा मतलब यूपीएससी ने पूछ चुकी है, लेकिन युगांडा उतना नहीं लग रहा था। कैमरून मुझे लग रहा था क्या पता यूपीएससी पूछ ले इस बार। कैमरून एक नया टर्म था, पहले तो मैंने सुना भी नहीं था कैमरून के बारे में। सीधे ए और डी में से एक चूज़ किया। अब देखो ये आपका एनालिसिस कब डेवलप होगा? ये जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस करते रहोगे, तो जितना ज़्यादा आपका सिक्स सेंस स्ट्रॉन्ग होगा और उतने बेसिस पे आप कर पाओगे। आपको फिक्स्ड आंसर बोलो कि आप एकदम करेक्ट शॉर्ट मार लोगे ना, तो वो नहीं होगा। वो तो यूपीएससी में कोई नहीं कर पाता, चैट जीपीटी नहीं कर पाता, गूगल नहीं कर पाएगा, आप कैसे कर लोगे? तो हमेशा एक चांस रहेगा आपका माइनस होने का, लेकिन वहाँ पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा और यही रिस्क फैक्टर आपको आगे ले जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कैमरून। फिर आ जाओ, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड ऑन द कोल फॉर द मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक प्रोड्यूशन। हाँ ठीक है, यूरेनियम इन दिस टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60%, एक फैक्ट आ गया, इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 60% तो मुझे मतलब ऐसा लग नहीं रहा था, यहाँ पे फैक्ट है। और पहला स्टेटमेंट तो सही लग रहा था कि यूरेनियम डिपॉजिट होने के बाद भी इंडिया मतलब उतने ज़्यादा तो नहीं, थोड़े बहुत तो हैं ही इंडिया के बाद। इसमें क्वांटिटी तो लिखी नहीं है कि लीथल है या फिर स्मॉल है, बस लिखा है यूरेनियम डिपॉजिट। तो पहला आंसर तो मतलब सही था, ठीक है, तो इसको मार लिया। सेकंड जो था उसको यहाँ पे फैक्ट था, इसको रॉन्ग कर दिया, सीधे आ गए। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, और ये ऑप्शन सही हो गया, क्वेश्चन भी सही हो गया था, राइट। तो देख रहे हो कितने क्वेश्चन सीधे। कंसीडर द फॉलोइंग, अमरकंटक हिल्स आर एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विंध्य एंड शायदरी रेंज। बलीरंगन constitute the eastern most part of सतपुरा रेंज, सेशचलम हिल्स constitute the southern most part of the वेस्टर्न घाट। अब ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने ये तो वैसे ज्योग्राफी का मेरा पढ़ा हुआ था कि ज्योग्राफी अगर आपने पीवाईक्यू एनालिसिस किए हैं तो ये सारे जो तीनों हिल्स के नाम है ना, ये यूपीएससी ने पीवाईक्यू में पूछे हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने ये क्यों डाला हुआ है? यहाँ पे मैंने इसलिए ये डाला हुआ है कि आप थोड़ा सा देखो, यहाँ पे आप जैसे विंध्या और शायदरी लिखा है, विंध्या कहाँ पे है और शायदरी कहाँ पे और अमरकंटक हिल कहाँ पे, ये ऑप्शन सीधे सीधे गलत हो जाता है। बिलीरंगन हिल्स कंस्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द सतपुरा रेंज। अब ये क्या है? ये यूपीएससी ने स्वैप कर दिया यहाँ पे, ये यहाँ नीचे और ऊपर कैसे स्वैप कर दिया। सेशचलम कंस्टिट्यूट द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द शायदरी घाट।
शायदरी घाट, वेस्टर्न घाट सॉरी, शेषचलम हिल्स यहाँ पे ईस्टर्न साइड में, और वेस्टर्न घाट यहाँ पे हैं। तो सीधी सीधी बात है, ये यूपीएससी ने बना रखा तीसरा गलत। इसमें मैं नन करके आया था और नन ही इसका सही था। तो देखो नॉलेज तो आपको चाहिए हो गया, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ट्रिक एलिमिनेट और लॉजिक आप तभी लगा पाओगे ना जब आपने थोड़ी पढ़ाई की है। और पढ़ाई किसके बेसिस पे की है? पीवाईक्यू के बेसिस पे, क्योंकि ये सारे टॉपिक जितने आए हुए हैं ना सारे पीवाईक्यू के हैं। पीवाईक्यू एनालिसिस की एक वीडियो मैंने डाली हुई है, उसको चेक कर लेना, पता लग जाएगा पीवाईक्यू एनालिसिस और पीवाईक्यू से पढ़ाई कैसे करते हैं। ठीक है, फिर से आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल रिपीटेड फॉल्स इन द गिविंग प्रेजेंट। इसमें भी देखो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या करना है, ए और डी में आ जाओ। और ये वाला क्वेश्चन तो मैंने बताया था वैसे कि हिंदी में इसका मैंने 2023 का जो है सॉल्यूशन दिया है पूरा, राइट। वीडियो मैंने अपलोड की है कि हाउ आई गॉट 115+ मार्क्स इन यूपीएससी 2023, उसमें मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें मैंने दिखाया भी है कि इसका जो है ना हिंदी में जब मैंने इसका ट्रांसलेशन पढ़ा तो वहाँ पे मार्शलैंड को लिखा हुआ है कच्छ भूमि, राइट। तो कच्छ भूमि वहाँ पे लिखा हुआ है, तो वहाँ से मैंने निकाल लिया कि सीधे रन ऑफ कच्छ ही होगा कच्छ भूमि जब लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया एक आंसर। इसमें भी देखो ए और डी, अगर आपको नहीं आ रहा है तो ए और डी में से ही आंसर है। तो देख रहे हो कितने आंसर मैंने आपको दिखा दिए जो ए और डी में से थे। ये भी देखो ए और डी में से था। सिंगल स्टेटमेंट सीधे आप ए और डी में जाओ, फैक्ट्स हो फैक्ट्स गलत करो सीधे। एल्युमिनियम रूटाइल एविडेंटली इन द कोस्टल ट्रैक्ट ऑफ द इंडिया विच इज सोर्स ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, टाइटेनियम। टाइटेनियम लिखा है, यहाँ एल्युमिनियम लिखा है, ए और डी में सीधे आ गए हम। एल्युमिनियम, एल्यूमिनाइट एंड रूटाइल इतने टफ वर्ड लग रहे हैं तो मतलब किसी भारी मेटल से ही के लिए ही होंगे। तो एल्युमिनियम तो उतना लग नहीं रहा था, टाइटेनियम कुछ नया नया और भारी वर्ड लग रहा था, टाइटेनियम पे मार दिया और टाइटेनियम ही सही आंसर था इसका। तो देख रहे हो ये मतलब पढ़े नहीं थे लेकिन नॉर्मल लॉजिक से कि थोड़ा सा आप समझो, थोड़ी सी चीज़ों को थोड़ा सा मतलब उसमें कोशिश करो, आपका आ जाएगा आंसर। अब यहाँ से क्या चालू हो जाता है? यहाँ से चालू हो जाता है हमारा 2022 और यहाँ पे कितने लगभग 56 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने इसमें डाले हुए हैं जो मुझे लग रहे हैं कि हाँ ये जो हैं नॉर्मली आपके उससे आए हुए हैं, राइट। कि नॉर्मल इसको आप लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होंगे, ठीक है। हाँ, तो अब ये देखो आप इसमें कि पहला क्वेश्चन है, देखो 2022 का ये क्वेश्चन आया था कि रैपिड फाइनेंशिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू प्रोविजन ऑफ लेंडिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन देखो आप, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, UNEP, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड बैंक। तो अब इन चारों में से मुझे पता नहीं था। अब इसमें आप ए और डी में भी जा सकते थे, राइट। कि लेकिन अगर इसमें क्या होता है, अब देखो अगर आपने यूपीएससी के पीवाईक्यू को एनालाइज किया है तो यहाँ पे आपको ये पता होता है कि यूपीएससी हर साल IMF के एक क्वेश्चन ज़रूर पूछती है। और ये जो लेंडिंग की बात की गई है तो सबसे ज़्यादा पैसा जो होता है ना वो IMF ही लेंड करता है, राइट। आपने भी देखा होगा बेल आउट पैकेज होता है, बेल आउट पैकेज के बारे में आपने सुना होगा IMF के। तो वहाँ से मुझे इतना पता था कि IMF एक थीम बेस्ड है। जैसे थीम बेस्ड में क्या क्या आता है, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, WTO हो गया, IMF हो गया, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं ना, ऐसे थीम्स हैं जिस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। अगर ऑप्शंस में ये सारी चीज़ें तो सबसे पहले इनके लिए आप जाओ। तो यहाँ पे क्या IMF था सीधे, तो मैंने IMF देखा, IMF पे टिक किया और ये IMF इसका सही आंसर था, राइट। क्योंकि लैंडिंग का काम वर्ल्ड बैंक उतना नहीं करता है और ADB भी करती है, लेकिन ये सारी जो इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है ना क्रेडिट फैसिलिटी वाले, और IMF का ये थीम बेस्ड है। और ये आप शुरुआत में करोगे तो आप गलती कर दोगे, क्यों? क्योंकि अगर आपने पीवाईक्यू को अच्छे से एनालिसिस नहीं किया है। IMF के क्वेश्चन हर बार यूपीएससी पूछते हैं और पीवाईक्यू भी ये टॉपिक है जिसकी वजह से ये आप कर लोगे। ये क्वेश्चन पढ़ो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। ऐसा क्यों होगा कि सिर्फ 2 ही ऑफिसर को देगी अटॉर्नी जनरल? जैसे ये होता है ना ओनली ऑफिसर, ओनली वर्ड जहाँ लिखा होता है मोस्टली वो गलत होते हैं अनटिल अनलेस आप उसको करेक्ट ना कर सको। और भी तो होते हैं, कैग होता है मतलब सोलिसिटर जनरल को इजाज़त है लेकिन कैग को नहीं है। ये कैसा स्टेटमेंट हुआ? ये तो गलत हुआ ना पहला। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंट हिम रिजाइंस। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है थोड़ी सी भी तो आपको आइडिया होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अगर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है
राइट, तो वो रिज़ाइन क्यों करेगा? मतलब ये तो फिर वही हो गया ना कि गवर्नमेंट के हिसाब से चल रहा है वो, गवर्नमेंट के लिए क्यों रिज़ाइन? या तो वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होगा, लेकिन गवर्नमेंट चली गई जाएगी उसकी वजह से अटॉर्नी जनरल क्यों रिज़ाइन करेगा? ये तो एक इलॉजिकल स्टेटमेंट हो गई ना। नाइदर वन नॉर टू, देखो सिंपल सा लॉजिक, अगर आपने थोड़ा सा हल्की सी पढ़ाई की है, थोड़ा सा आपको पता है तो भी आप कर लोगे। फिर देखो ये क्यूबिट टर्म दिया था, क्यूबिट। अब क्यूबिट से रिलेटेड यहाँ देखो क्वांटम कंप्यूटिंग, ये टर्म से निकाल सकते हो आप। ये जो क्वेश्चन में टर्म पूछी गई है ना उसको थोड़ा तोड़ करके, जैसे एक बार दी गई थी ना मालविका अग्निमित्रम, तो मालविका अग्निमित्र उन दोनों को अलग अलग करके कर दिया तो दो लोगों के नाम में लव स्टोरी होगी, मालविका और अग्निमित्र। वैसे क्यूबिट दिया हुआ है, तो क्यूबिट क्या है? अब क्यूबिट भी तो एक क्यू से क्यों निकल जाएगा, क्वांटम कंप्यूटिंग। सिंपल सी चीज़ है, नॉर्मल सा लॉजिक लगा के कि क्यूबिट क्वांटम टर्म वही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये इसमें पूछा था फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, ठीक है। ये फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम ये क्या होता है? अब आप ये पढ़ो ऑप्शंस। हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में बात किया गया, लॉन्च द स्पेस टू द काउंटर द एस्ट्रॉइड अप्रोचिंग द अर्थ। अ स्पेस क्राफ्ट लैंड ऑन द अनदर प्लैनेट आफ्टर मेकिंग सर्वल ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिट की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है, और स्पेस क्राफ्ट की बात की गई है। यहाँ पे एक मिसाइल की बात की गई है तीसरे में भी, और यहाँ पे भी एक मिसाइल की बात की गई थी, हाइपरसोनिक की गई थी, यहाँ मिसाइल की बात। इज अ पुट इन अ स्टेबल ऑर्बिट, ऑर्बिट की बात की गई है, ठीक है। अराउंड द रन डी ऑर्बिट ओवर अ टारगेट ऑन अर्थ, जब वो एक अर्थ के टारगेट पे उस पर वो हो जाएगा। यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट की मूव्स अलोंग अ कॉमेट विद द सेम स्पीड एज द प्लेस प्रोब इन द सरफेस, ये नहीं है, ठीक है, ये पढ़ के ही लग रहा नहीं है, क्योंकि यहाँ से निकालो ना, ऑर्बिट की बात की गई है, बॉम्बार्डमेंट की बात की गई है, और फ्रैक्शनल की बात की गई है, ठीक है। अब इसमें से ज़्यादा मुझे कौन सा सही लग रहा है अपने को, ए और सी, इन दोनों में से कुछ लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात की गई? हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो अभी कुछ कंट्रीज़ के पास है, वो भी डिफेंस में है। जब डिफेंस में कुछ कंट्रीज़ के पास है तो आप कैसे उसको एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो स्पेस में डालेंगे, और वो भी किसके लिए? किसी उसके लिए, एस्ट्रॉइड के लिए। आपको लगता है कोई भी कंट्री एस्ट्रॉइड को मारने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल डालेगी जब तक वो डिफेंस में नहीं कर रही है? तो ये ऑप्शन उतना नहीं लगा। लेकिन यहाँ अब तीसरा स्टेटमेंट पढ़ो, अ मिसाइल इज इन अ पुट इन अ स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डी ऑर्बिट ओवर अ टारगेट ऑन अर्थ। ये थोड़ा नॉर्मल लॉजिकल लग रहा है, इस पर सी मार्क टिक करके आया था मैं, और ये सी ही इसका करेक्ट आंसर था। तो देख रहे हो कैसे आप एक जो नेम्स है उसको डिवाइड करके और जेनरिक स्टेटमेंट को फाइंड करके। जेनरिक स्टेटमेंट क्या होता है, मैं फिर से कह रहा हूँ कैसे पता है? जब तक आप यूपीएससी के ऑप्शंस को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब तक आपको एनालाइज करोगे तभी पता लगेगा जेनरिक स्टेटमेंट क्या होता है, फैक्चुअल क्या होते हैं। फिर ये देखो, विद रेफरेंस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। SaaS बायर्स कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेस एंड चेंज द डेटा फील्ड, ठीक है। SaaS इंटरफेस कैन एक्सेस देयर डेटा थ्रू देयर मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है। आउटलुक, हॉटमेल एंड याहू मेल और द फॉर्म ऑफ द SaaS, ठीक है। दो स्टेटमेंट तो देखो जेनरिक लग रही है कि ठीक है, तीसरे में कुछ फैक्ट दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन पता है यूपीएससी का ये भी क्वेश्चन बनाने का एक पैटर्न है साइंस एंड टेक का। यूपीएससी जनरली क्या करती है, ऐसे क्वेश्चन उसने बहुत सारे पूछे हुए हैं। क्या करेगी यूपीएससी? पहले एक, जैसे इसने दिया ना सांस के बारे में थोड़ा आपको बताएगी फीचर्स, दूसरे में उसके भी थोड़े फीचर्स बताएगी, और तीसरे में उसके एग्जांपल देगी जो पर्टिकुलर फैक्ट को दो बार डिफाइन किया गया है। और सेम पैटर्न यूपीएससी ने यहाँ पे भी अपनाया है, किसी उसके फीचर्स बताए हैं, और फिर उसके एग्जाम्पल दिए हैं। और ये ऐसे क्वेश्चंस ऑल थ्री सही होते हैं हमेशा से, और ये आए हुए हैं, ये 15-16 में भी आए हुए हैं। जब मैं 15-16 के पेपर आपके साथ डिस्कस करूँगा तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि यूपीएससी ने ऐसा पैटर्न कहाँ कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इस पैटर्न को देखते हुए मैंने यहाँ पे ऑल थ्री किया था, और ये ऑल थ्री ही सही थे। इसके पहले मैंने कभी सांस पढ़ा भी नहीं था, लेकिन ये आंसर मेरा सही हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजी? शॉर्ट रेंज, ठीक है। क्लोज सर्किट टेलीविज़न, हाँ क्लोज सर्किट टेलीविज़न है तो मतलब एक शॉर्ट रेंज में ही होगा। RFID टैग जो होते हैं कार पे लगे हुए थे, शॉर्ट रेंज ही तो होते हैं, उनको पास जाकर कैसे पूरा दिखाते हैं। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क एक शॉर्ट रेंज के लिए ही तो होता है। ऑल थ्री नहीं पढ़ा इन तीनों के बारे में, लेकिन शॉर्ट रेंज ये तो पता है ना, लोकल एरिया नेटवर्क है तो लोकल होगा, एक छोटे से एरिया में होता है। लैंडमैन वैन क्लास 6-7 में तो पढ़ा होगा, ठीक है। RFID कार के ऊपर लगता है, पता है। क्लोज सर्किट टेलीविज़न एक छोटी सी टेलीविज़न के बीच में जो क्लोज सर्किट बना हुआ है तो वो शॉर्ट ही होगा, राइट। तो 1 2 3 और ये सही था। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर की बात की गई है। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर द इमिशन रिडक्शन प्लेजेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज, इसमें भी देखो डेटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च विंग्स ऑफ इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज
कमिटी अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज एजेंसी प्रमोटेड एंड फाइनेंस बाय यूनाइटेड नेशन प्राइवेट वर्ल्ड बैंक। अब इन तीनों में देखो एक फैक्ट दिया हुआ है, IPCC, UNFCCC और UNEP एंड वर्ल्ड बैंक। और पहला ही एक ऐसा स्टेटमेंट, डेटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर की बात की गई है ना, तो एक एक्शन, क्लाइमेट के एक्शन को ट्रैक करना है आपको, ठीक है। तो ये क्या है, डेटाबेस है जो कि क्रिएट किया गया कोलिशन से। और A और D में भी है, सिंगल बेसिस स्टेटमेंट है। A और D में आ जाओ आप सीधा अब इसमें। तो ठीक है, पहले इन तीन स्टेटमेंट्स को हमने देखा, ये अलग लग रहा है, पढ़ के ही आपको लग जाएगा। और ये पढ़ के मुझे कैसे अलग लग रहा है, आप लोग को सेम लग रहा होगा कि नहीं ये तो फिर भी सेम अलग क्यों लग रहा है। ये तभी आपको आएगा जब PYQ एनालिसिस करोगे पिछले मिनिमम 10 से 15 साल के, तब आपको लगेगा कि हाँ ये तो सही है, गलत था, राइट। तो ये पहला ऑप्शन, डेटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये मैं इस पे करके आया था और यही सही आंसर है इसका। फिर देखो कुला दरान की बात की गई थी, इंडियन हिस्ट्री को नहीं समझ में आ रहा, A और D में आ गया। अरब मर्चेंट है या सैयद है, अरब मर्चेंट को कुला दरान क्यों बोलेंगे, सैयद को बोल सकते हैं। तो मुझे ज़्यादा इसमें अच्छा सही जो मुझे लग रहा था वो सैयद लग रहा था कि सैयद को बोलने का, तो मैं इस पर सैयद करके आया था। इसका आंसर भी सैयद था, D। अगला आ जाओ, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। फिर देखो इसमें कंज्यूमर अफेयर, एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल डेवलपमेंट और RBI। मैंने बोला ना हर साल RBI का एक क्वेश्चन आता है MPC से लेके, ओपन मार्केट ऑपरेशन या फिर उनके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, राइट, MPC के फंक्शन को लेकर के। देखो MPC का एक फंक्शन दे रखा, प्राइसिंग मेंट स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। ये किसका फंक्शन है, MPC का है। किसका फंक्शन है, ये RBI का। A और D में आंसर दिया हुआ है, देख रहे हो, A और D का भी फैक्टर है यहाँ पे, देख रहे हो। आपको ये पैटर्न है, आपको अगर पता लग जाएगा थोड़ा सा, अगर एनालिसिस करोगे ये चीज़ आपको अपने आप आ जाएगी। DNA बारकोडिंग के बारे में पूछा गया, कैन बी अ टूल टू DNA बार असेस द एज ऑफ द प्लांट, डिस्टिंग्विश अमंग स्पीसीज दैट लुक अलाइक, आइडेंटिफाई एंड डिजर्वेबल प्लांट एनिमल इन द प्रोसेस फूड। तो DNA बारकोडिंग, अब DNA है, DNA का काम क्या होता है, हर एक स्पीसीज़ की DNA होती है अलग अलग, बारकोडिंग उसको एक बार कोड में कर दिया है। क्या DNA से आप एज पता कर सकते हो, अगर आपका DNA है आपका मिल गया तो उससे आप उसके फीचर्स पता कर सकते हो, कैसा है, कैसा दिखता है, क्या क्या फीचर्स उसके, लेकिन एज का फैक्टर तो नहीं होता उसमें, ठीक है। डिस्टिंग्विश अमंग स्पीसीज दैट लुक अलाइक, हाँ एक स्पीसीज जो दो एक जैसी दिखती हैं उनके बीच में डिस्टिंग्विश आप उसके DNA के फैक्टर पे कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, ये ऑप्शन सही है। आइडेंटिफाई अनडिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल प्लांट मटेरियल प्रोसेस फूड, अगर कोई प्रोसेस फूड है उसके अंदर अनडिज़ायरेबल मटेरियल है तो उसको उसके DNA से आप पता कर सकते हो, हाँ पता कर सकते हो ना कि ये डिज़ायरेबल अनडिज़ायरेबल, उसके DNA में ही तो होगी वो सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन। ये भी सही है, तो इसमें 2 और 3 में करके आया था। अब ऑप्शंस देखोगे ना, अगर इसमें ऑप्शन में 1 2 3 होता तो मैं 1 2 3 के लिए जाता कि एज भी कर सकते, लेकिन ऑप्शन देखोगे ना तो ऑप्शन में UPSC खुद कह रही है कि एक आंसर नहीं है, एक ऑप्शन इन तीनों में से गलत है, वो UPSC खुद कह रही है, इसलिए उसने 1 2 3 यहाँ दिया ही नहीं है। तो इसका मतलब एक आंसर गलत है, तो आपको सिंपल सी बात है, एक गलत करना है, तो एक जो सबसे कम गलत लगे ना, ये भी ऐसा नहीं है कि एज ऑफ द प्लांट मुझे मतलब पूरा ही गलत आ रहा था, लेकिन जब UPSC कह रही है गलत करना है तो इन दोनों के बेसिस पे वो ज़्यादा गलत लग रहा है मुझे, तो इसको मैंने गलत करके आया था और ये सही था मेरा। 2 और 3 ये इसका आंसर था। अदर देन दोज मेड बाई द ह्यूमन्स, नैनो पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, ऐसी कोई बात तो ही ना है कि नैनो पार्टिकल्स मतलब नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ ह्यूमन्स ने बनाए हैं, ये तो मतलब एक लग रहा है कि लॉजिकल स्टेटमेंट है। नैनो पार्टिकल सम मेटॉलिक यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक, हाँ ठीक है, सम कॉस्मेटिक में यूज़ हो सकते हैं, हो रहे होंगे। नैनो पार्टिकल सम कॉमर्शियल प्रोडक्ट विच इंटर इन द इन्वायरमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमन्स, हाँ ठीक है, अनसेफ हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं, सम कॉमर्शियल प्रोडक्ट, ठीक है। 2 और 3 ये भी सही आंसर था, देख रहे हो, सिंपल लॉजिक से। डू नॉट एग्जिस्ट मतलब ये तो टोटली एकदम निगेटिव स्टेटमेंट है ना, और एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि डू नॉट एग्जिस्ट, कि एग्जिस्ट ही नहीं करते, एकदम पूरी निगेटिव, तो सीधे काट दो आप ऐसे स्टेटमेंट्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ B cell T cell in the human body, they protect the body from environmental allergen, though elevate the body's pain and inflammation, they act as a human representative in the body, they protect the body from disease caused by pathogens। ठीक है, अब नहीं पता किसी को रोल और B cell और T cell क्या होता है, A और D में आ जाओ। और ये भी देखो आप, they protect the body from environment और they protect the body from disease caused by pathogen, शुरुआत के वर्ड देखो, they protect the body from, they protect the body from, सेम है, यहाँ इन्वायरमेंट एलर्जन की बात की जा रही है, यहाँ डिजीज़ कॉज्ड बाई पैथोजेंस की बात की जा रही है, तो देख रहे हो दोनों ही सेम है, दोनों स्टेटमेंट को सेम रखा गया, स्टार्टिंग सेम है,
ठीक है, तो आंसर इन्हीं दोनों में से होना चाहिए और ए और डी में से भी है, राइट। और सिंगल स्टेटमेंट वाले हैं तो कोई नहीं, इसमें जाओ। तो इसमें मैं एक मार्क करके आया था इन्वायरमेंट एंड और इसका आंसर भी ए था, ए सही था, राइट, कि इन्वायरमेंट एंड एलर्जन से ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। योग वशिष्ठ ट्रांसलेटेड बाई परसेंद निज़ामुद्दीन पानीपत ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ। अब ये मुझे पता नहीं कितना भाई ऐसा यूपीएससी कहाँ से ये वर्ड ले आती है, ठीक है, लेकिन इनटू पर्शियन बाई निज़ामुद्दीन पानीपत ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब। इन चारों में से सबसे लिबरल जो था वो अकबर ही था। और ये सारे काम मतलब जहाँ तक लगता है अकबर भी एक थीम बेस्ड है। अगर आपने एनालाइज़ किया हो यूपीएससी प्रोवाइगो को तो आपको पता होगा कि अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, राइट। तो यहाँ पे अकबर ही आंसर था इसका जो मैंने मार्क किया था, ठीक है। फिर आ जाओ, रामानुजा के बारे में पूछा गया था कि रामानुजा की टीचिंग्स को कौन सिग्निफाई करता है। द बेस्ट मीन्स ऑफ सैल्वेशन वॉज डेवोशन, वेदास आर इटर्नल एंड होली अथॉरिटेटिव, ठीक है। लॉजिकल आर्गुमेंट वॉज एसेंशियल मीन्स फॉर द हाइएस्ट ब्लिस, सैल्वेशन वॉज टू बी ऑब्टेन्ड थ्रू मेडिटेशन, ठीक है। अब पहला और चौथा ऑप्शन पढ़ो, ए और डी। द बेस्ट मीन्स ऑफ सैल्वेशन वॉज डेवोशन, सैल्वेशन वॉज टू बी ऑब्टेन्ड थ्रू मेडिटेशन। ये दोनों ऑप्शन थोड़े से इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। यहाँ पे सैल्वेशन की बात करिए डेवोशन से या सैल्वेशन की बात करिए मेडिटेशन से, तो दोनों में इन्होंने सैल्वेशन वर्ड यूज़ किया गया है, तो इसका मतलब इन्हीं दोनों में से एक आंसर होगा और ये ए और डी में से भी है, ठीक। अब एक डेवोशन और मेडिटेशन। अब मेडिटेशन अगर यहाँ पे बुद्धा बोला जाता तो मैं मेडिटेशन के लिए जाता, लेकिन यहाँ पे रामानुजा की बात की गई है और रामानुजा का था भी विशिष्ट अद्वैत की उन्होंने फिलॉसफी दी थी, तो वो थोड़ा भक्ति मार्ग से रिलेटेड थी, तो इसलिए मैं डेवोशन मार्ग के आया था, थोड़ा सा मुझे पता था उनके बारे में और ये डेवोशन इसका सही था, ठीक है। तो फिर से देख रहे हो ए और डी और सेम वर्ड थे, इसकी वजह से यहाँ पे भी हो गया। यहाँ पे भी देखो, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्वर्टर, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड पैथोजेंस। देख रहे हो, सिंपल से, अगर आपने नहीं पढ़ा है सिंपल से लॉजिक से क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट थ्रू संगम लिटरेचर इन एशियन इंडिया इज करेक्ट। संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर, कि मतलब कोई भी रेफरेंस ही नहीं था मटेरियल कल्चर को, काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत। द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वाज नोन टू संगम पोएट, हाँ हो सकता है, ठीक है। संगम पोएट हैव नो रेफरेंस टू द वॉरियर इथिक, ये भी अगर एक भी वॉरियर इथिक का हो गया तो ये भी तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, गलत। संगम लिटरेचर रिफर टू द मैजिकल फोर्सेस एज इर्रेशनल, ये भी निगेटिव स्टेटमेंट है, उसको इर्रेशनल बताते हैं। इन सब में से चारों में से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जो थोड़ी जेनरिक स्टेटमेंट है, जो निगेटिव सेंस में नहीं है, ठीक है, वो है बी वाली, और बी वाली को ही मार्क करके आया था, ये भी ठीक है। इसमें भी आप ए और डी में जा सकते थे, लेकिन ये देखो ना, ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो तीनों निगेटिव सेंस में है और एक ही स्टेटमेंट है यहाँ पे जो बी वाली, ये जेनरिक है, ठीक। तो ऐसे भी करना है आपको, सिर्फ ये नहीं कि सिंगल स्टेटमेंट ए और डी, तो पहले चारों स्टेटमेंट पढ़ लेना। नहीं हो रहा है, मतलब चारों में से अगर चारों ही ऐसा जेनरिक हैं, फिर ए और डी में आप आ जाओ कि जहाँ पे आप कर नहीं सकते। जैसे ये अगला वाला क्वेश्चन देखो, सर्टेन स्पीसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर वेल नोन एज कल्टिवेटर ऑफ फंगी, ठीक है। अब इसमें आप ए और इसमें आप कहाँ जेनरिक खोजोगे कि कौन सी जेनरिक कौन सी फैक्चुअल है, ठीक। तो इसमें आप आ सकते हो कि ए और डी में आ जाओ। सर्टेन स्पीसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल नोन एज अ कल्टिवेटर ऑफ फंगी, तो फंगस है कहीं पे, ठीक है। अब उसको कल्टिवेट ऊपर नीचे कल्टिवेट कौन करता है, कल्टिवेशन उसका। कॉकरोच, क्रैब, स्पाइडर, ये दोनों, कॉकरोच क्रैब तो छोड़ दो, एंट और स्पाइडर बचा। स्पाइडर तो मकड़े का जाल लगाता है, ऊपर लगाता है, वो मतलब उधर, तो उसका फंगी से उतना रिलेटेड नहीं। एंट होती है, एंट ज़मीन पे जाती है ऊपर नीचे, वहाँ पे गड्ढा भी खोदती रहती है, इधर उधर देखा होगा, जहाँ फंगस लगा तो वहाँ पे दिख जाती है। तो यहाँ पे मैं एंट मार के आया था, ऐसा मुझे पता नहीं था आंसर, लेकिन एंट ही इसका सही आंसर हुआ बाद में, ए और डी में करके ऐसे आया था मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज अबाउट द प्रोटेक्शन, वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, की सोल प्रॉपर्टी होती है गवर्नमेंट की। ये तो मुझे थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रहा था, लेकिन मैंने कहा ये हो भी सकता है मे बी, चलो इसको मैंने साइड में रखा। वाइल्ड व्हेन अ वाइल्ड एनिमल डिक्लेयर प्रोटेक्टेड सच मींस टाइटल टू इक्वल प्रोटेक्शन वेदर इट इज फाउंड इन द प्रोटेक्टेड एरियाज और आउटसाइड, ठीक है, सही है। एप्रीहेंशन ऑफ अ प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल बिकमिंग डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इट्स कैप्चर और किलिंग, कि वो ह्यूमन लाइफ को डेंजर है उसके लिए आप उसको मार दो, ठीक, उसको आप किल कर दो। ये कौन सा लॉजिक है? ऐसे तो भाई हर एक जानवर ही इंसान के लिए डेंजर है, कुत्ता भी है, कुत्ते भी काट लेते हैं, तो सारे कुत्तों को मार दोगे? ये थोड़ी ना होता है, ठीक। तो ऑप्शन तीसरा मैंने ऐसे लॉजिक से थोड़ा गलत कर दिया था, और पहले और दूसरे में मुझे लग रहा था कि इन दोनों में से एक हो सकता है, लेकिन सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, ये मुझे लग रहा था कि वाइल्ड एनिमल की वो प्रॉपर्टी क्यों होगी, वो तो एक खुद है। अब ऐसे लिखा हो कि ह्यूमन बींग्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, सिटीजन्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, ये बताओ, ये कोई लॉजिकल स्टेटमेंट है कि हाँ प्रॉपर्टी तो ना गवर्नमेंट, तो वो भी तो एक
मतलब जीव है, वाइल्ड एनिमल्स वो भी तो एक जीव हैं, राइट, वो रह रहे हैं, अपना खा पी रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी थोड़ी ना हो जाएगी गवर्नमेंट के, कोई एसेट थोड़ी ना है वो कि प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक। तो इस वजह से मैंने इस स्टेटमेंट को भी गलत कर दिया था, 2 ओनली मार के आया था मैं, और ये स्टेटमेंट भी सही था। अब इसमें भी देखो 3 थे, 3 में से 2 कर सकता था मैं, लेकिन 3 में से 2 मुझे ऐसे लगे कि गलत हैं, तो इसलिए मैं ओनली 1 करके आया। तो बाकी ट्रिक्स भी लगानी, सबसे पहले लॉजिक लगाओ कि कौन से स्टेटमेंट सही हो, इन सबसे पहले अपनी नॉलेज लगाओ। अगर आपके पास नॉलेज है, आपका पढ़ा हुआ है, तो सीधे नॉलेज बेसिस पे जाओ। जैसे पॉलिटी के क्वेश्चंस होते हैं नॉलेज बेसिस पे होते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा पॉलिटी के क्वेश्चन इंक्लूड नहीं कर रहा, क्योंकि वो सीधे फैक्चुअल होते हैं, पढ़े हुए हैं सारे, कर लो ऐसे डायरेक्ट। यूएन क्लोज का एक क्वेश्चन आया हुआ था, अ कोस्टल स्टेट हैज़ अ राइट टू स्टैब्लिश द ब्रेथ ऑफ टेरिटोरियल अप टू द नॉट एक्सीडिंग 12 नॉटिकल माइल मेजर फ्रॉम बेस लाइन। ठीक है, ये सही है, यूएन क्लॉज अगर आपने पढ़ा है, ये यूपीएससी का PYQ भी है, ठीक है। बाकी सही स्टेटमेंट है कि 12 नॉटिकल, एक फैक्ट दिया हुआ है 12 नॉटिकल माइल्स का, ये आप कर सकते हो कि अगर ऐसे करना है। शिप ऑफ स्टेट्स वेदर कोस्टल और एंजॉय द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज थ्रू द टेरिटोरियल सी। इनोसेंट पैसेज, तो इनोसेंट पैसेज तो यार है ही है कि मतलब टेरिटोरियल सी से अगर कोई किसी का अगर शिप आ रहा है और आपके टेरिटोरियल सी में वो आ गया, तो उसको एक इनोसेंट पैसेज तो दिया जा सकता है ना, मिलिट्री वाला थोड़ी ना है। एक्सक्लूसिव शैल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन विच द ब्रेथ ऑफ, तो ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 तीनों में मार्क किया था और तीनों ही सही थे, क्योंकि बाकी के 2 तो मुझे पता थे कि ये 12 नॉटिकल माइल्स का और ये 200 नॉटिकल माइल्स का होता है। ये आपको यूएन क्लॉज पढ़ के जाना, यूपीएससी PYQ अगर नहीं पढ़ के गए हो। बाकी ये इसमें मैंने डाला था कि ये थर्ड वाला बीच वाला स्टेटमेंट है, राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज, इसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई थी। इनोसेंट पैसेज तो मतलब एक नॉर्मल सी लॉजिक है ना कि अगर पानी आपका है चलो ठीक है, लेकिन अगर वो कोई शिप गुजर रही, वो शिप से तो गुजर सकती है ना वहाँ से। अब मान लो ये मुंबई का पोर्ट है, ठीक है, और यहाँ तक पानी हमारी टेरिटोरियल रीजन, अब कोई शिप आई है, वो यहाँ पे आएगी इस रीजन में, तो उस टेरिटोरियल वाटर से होके ही तो आएगी, तो एक इनोसेंट पैसेज तो वो डिजर्व करती है ना, सिंपल सा रूल। फिर बीडीबाडी इज़ अ लार्ज रिफ्यूज सेटलमेंट द नॉर्थ वेस्टर्न केनिया। अब यहाँ पे एक टर्म दिया नॉर्थ वेस्टर्न केनिया, तो ठीक है चलो मतलब ये मान लेते हैं, इस फैक्ट दिया हुआ है, इसको थोड़ा उसमें रखते हैं। सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम साउथ सूडान वॉर इन लिव इन द बीबीबाड़ी। हो सकता है एक भी इंसान साउथ सूडान से भाग के बीबीबाड़ी में चला गया, तो स्टेटमेंट सही हो गई। सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम सिविल वॉर इन द सोमालिया लिव इन ददब रिफ्यूज कॉम्प्लेक्स इन केनिया, तो हाँ हो सकता है, ठीक है, कि ददब सिविल केनिया हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बीडीबाड़ी लार्ज रिफ्यूज सेटलमेंट इन द नॉर्थ वेस्टर्न केनिया, और यहाँ लिखा है लिव इन ददब रिफ्यूज कॉम्प्लेक्स इन केनिया। केनिया की बात की जा रही है, तो या तो अब ये वाला स्टेटमेंट मान लो या तो ये वाला मान लो। तो इसमें मुझे लगा कि तीसरा वाला तो जेनरिक लग रहा था कि कुछ सम पीपल फ्लेड फ्रॉम सिविल वॉर इन सोमालिया लिव इन ददब, और पहला मुझे लग रहा था कि ये फैक्ट स्पेसिफिक दिया हुआ है कि नॉर्थ वेस्टर्न केनिया। जब ऐसे स्टेटमेंट होते हैं थोड़े गलत भी होते हैं, तो ध्यान से देना। तो पहले वाले को मैंने यहाँ पे गलत मारा था, 2 और 3 को सही कर रहा था, और ये आंसर भी सही था। हाई क्लाउड प्राइमरी रिफ्लेक्ट द रेडिएशन कोल्ड सरफेस ऑफ द अर्थ, और लो क्लाउड हैव द हायर बर्न। अब इसमें देखो 2 चीज़ें हैं, हाई क्लाउड और लो क्लाउड, ठीक है, इन दोनों के बारे में दिया हुआ है। लेकिन ऐसे जब भी मैंने बताया ना 2 चीज़ के बारे में कंपैरिजन हो या फिर 2 चीज़ के बारे में डिटेल से बात हो, तो समझ लेना यूपीएससी स्वैप कर देती है, इस चीज़ को चेक करके रखना। और यहाँ पे भी मैंने यही किया था, स्वैप वाला मैंने दिमाग लगाया कि स्वैप किया होगा, तो मैंने इन दोनों को नाइदर 1 नाइदर 2 करके आया, और यूपीएससी ने फिर बाद में मैंने चेक किया तो स्वैप ही किया था। तो देख लो ये मतलब ये बोल सकते हो आप कि थोड़ा सा रिस्क फैक्टर तो इसमें होता है, बट द थिंग इसकी ये आपको प्लस में ही ले जाएगा, माइनस में नहीं ले जाएगा, ठीक है। और ये हाई क्लाउड लो क्लाउड का मैंने बाद में चेक किया था, तो ये सही है। ये जो पूरी डिफिनीशन है, यहाँ पे लो क्लाउड होगा, यहाँ पे हाई क्लाउड होगा, यूपीएससी ने स्वैप कर दिया है, ठीक। अगले पे आ जाते हैं, UNGA कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू नॉन मेंबर स्टेट्स। हाँ ठीक है, नॉन मेंबर इसीलिए तो ऑब्जर्वर स्टेटस देंगे, मेंबर होता तो फिर ऑब्जर्वर स्टेटस क्यों देते, आप नॉर्मली सोचो। इंटरनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस इन, हाँ तो सीक कर सकती हैं, क्या दिक्कत है। इंटरनल गवर्नमेंट ऑब्जर्वेशन कंट्री जो होती हैं वो तो क्या नाम है मेंबर होती हैं, और जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहे तो ऑब्जर्वर स्टेटस सीक कर सकती है। हाँ, परमानेंट ऑब्जर्वर इन द UN असेंबली कैन मेंटेन अ मिशन एट द UN हेडक्वार्टर। तो हाँ, अगर कोई परमानेंट ऑब्जर्वर है तो अपना एक मिशन तो मेंटेन करेगा ही ना, मतलब UN के हेडक्वार्टर में। मतलब ऐसा मुझे जनरली लग रहा था, क्योंकि इसमें कोई फैक्ट है नहीं इन तीनों में, और कुछ ऐसा काटने वाला लग नहीं रहा था, तो इस पर 1 2 3 करके आया था, और ये ठीक था, 1 2 3 था तीनों में। ओके,
कि अब देखो कोई पहले सीक कर रहा था यूएन, कोई था उसको ऑब्जर्वर स्टेटस कोई सीक कर रहा था, उसको मिल गया, तो अपनी बात कहेगा कैसे अगर वो परमानेंट ऑब्जर्वर है? तो उसके लिए उसको एक चाहिए होगा ना कि अपना एक मिशन वो रखे वहाँ पे जो उसकी बात कन्वे करे वहाँ यूएन में। तो इसके लिए मुझे लगा कि तीसरा भी सही होगा, तो तीनों स्टेटमेंट सही लगे, सही हो गए। ग्रीन वॉशिंग की एक टर्म आई थी, अब ग्रीन वॉशिंग आई, चारों स्टेटमेंट पढ़ लो। कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट कंपनीज प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली एंड इन्वायरमेंटली साउंड, ठीक है, सही लग रही है। नॉन इंक्लूजन ऑफ इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट कॉस्ट इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंट्री, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा है। इग्नोरिंग डिजास्टर इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस वाइल अंडरटेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहा है ये। मेकिंग मैंडेटरी प्रोविज़न फॉर द इन्वायरमेंटल कॉस्ट इन द गवर्नमेंट प्रोग्राम, ये कॉस्ट की बात कर रहा है, ये भी इन्वायरमेंटल कॉस्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। ये इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहा है। कॉनिंग फॉल्स इंप्रेशन दैट कंपनीज प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली एंड इन्वायरमेंटली साउंड। तो ग्रीन वॉशिंग, वाइट वॉश होता है, वाइट वॉशिंग करना कि किसी चीज़ को ऊपर से कुछ और दिखाना, अंदर से कुछ होता है ना, लोग बोलते हैं वाइट वॉश कर रहे हो, वैसे ही ग्रीन वॉश टर्म था, तो मुझे लगा ये होगा, तो ए और डी में आ गया मैं इसमें कि ए और डी में से कुछ होना चाहिए। इन्वायरमेंटल कॉस्ट की बात कर रही थी गवर्नमेंट प्रोग्राम में, तो इसमें भी मुझे लगा कि ये भी इन्वायरमेंटल कॉस्ट की बात कर रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहा है, इकोलॉजिकल की। यही था एक कि फॉल्स इंप्रेशन दे रहा है ग्रीन वॉशिंग, जिसे वाइट वॉशिंग होता है वो भी तो होता है, वाइट वॉशिंग को भी तो यही बोलते हैं फॉल्स इंप्रेशन, कि फॉल्स इंप्रेशन बोलते हैं ना वाइट वॉशिंग को, कि वाइट वॉश कर रहे हैं ये बातों को, एक्ट। तो इस पे भी मुझे ए लगा, ए मैं मार्क किया था ए, क्योंकि थोड़ा जेनरिक लग रहा था और ए ही इसका सही आंसर था। तो ये सारी हैबिट थोड़े आपके डेवलप होंगे जब आप पढ़ना चालू करोगे अच्छे से। विद रेफरेंस टू टी बोर्ड इन इंडिया, टी बोर्ड एक स्टैचुरी बॉडी है, ठीक है, मान लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटरी बॉडी अटैच द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर। यूपीएससी में कहीं भी ऐसे मिनिस्ट्री के क्वेश्चन आए, मिनिस्ट्री दिया हो, फैक्ट दिया हो, हमेशा याद रखना ये गलत होते हैं। मिनिस्ट्री देखना तो काट देना, मतलब 3/4 की प्रॉबिलिटी है कि आंसर तुम्हारा सही होगा, ठीक है। यूपीएससी हमेशा गलत देती है मिनिस्ट्री वगैरह। तो दूसरा काट दिया था। अब यूपीएससी ने देखो ऑप्शन भी ऐसे दिए हैं, तो इसका मतलब यूपीएससी ने क्या चाह रही है कि मतलब 2 ही सही है, 2 इसमें गलत हैं और 2 आपको गलत निकालने हैं। एक गलत हमने कर दिया। टी बोर्ड, अब बचे 2। टी बोर्ड हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु, द बोर्ड एज ओवरसीज ऑफ इट एज मॉस्को एंड दुबई। अब जहाँ तक मुझे पता था कि जो साउथ है ना, साउथ में मोस्टली है ये बेंगलोर वगैरह में, यहाँ पे कॉफ़ी होती है, और टी वगैरह मतलब मोस्टली दार्जिलिंग और नॉर्थ ईस्ट में होती है। तो मुझे लगा कि ये में भी नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, बेंगलुरु में नहीं होना चाहिए, बेंगलुरु में कॉफ़ी वगैरह होनी चाहिए, तो यूपीएससी ने किया हो, तो इसको मैंने गलत कर दिया था ऐसा नॉर्मल लॉजिक लगा करके। और तीसरा स्टेटमेंट भी गलत करके फिर ये 1 और 4 इसका आंसर आ गया था, और ये 1 और 4 ही इसका आंसर सही था। तो देख लो, पढ़ा नहीं था उसके पहले, लेकिन फिर भी नॉर्मल थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओगे, थोड़ा सा समझोगे। और ये टी बोर्ड जो है ना, यूपीएससी का PYQ भी है, 2007-8 में पूछा गया है, ठीक। अगला, पोलर कोड क्या होता है? इट इज़ एन इंटरनेशनल कोड फॉर सेफ्टी फॉर शिपिंग ऑपरेटिंग इन द पोलर वाटर्स, ठीक है। इट इज़ द अग्रीमेंट ऑफ द कंट्रीज अराउंड द नॉर्थ पोल रिगार्डिंग द डीमार्केशन ऑफ देयर टेरिटरीज इन द पोलर रीजन, ठीक। ये नॉर्थ पोल की बात कर रहा है। इट इज़ एन सेट ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ द कंट्रीज साइंटिस्ट टेक रेसिडेंस नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। ट्रेडर सिक्योरिटी एग्रीमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ द ये आर्टिक काउंसिल, ये पोलर कोड है। पोलर कोड होगा तो दोनों के लिए होगा ना, नॉर्थ एंड साउथ दोनों के लिए होगा। ये आर्टिक काउंसिल, ये काट दो, ये सिर्फ नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं, काट दो। सेट ऑफ नॉर्म्स फॉलोड बाय द कंट्रीज हूज साइंटिस्ट अंडरटेक रिसर्च इन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इट इज़ इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन द पोलर वाटर। पोलर कोड है, यहाँ पोलर वाटर की बात की जा रही है, तो ये ज़्यादा जनरल स्टेटमेंट भी लग रहा है और ए और डी में से भी है, तो इसलिए मैं ए पे जा गया था इस पर, और ये ए वाला आंसर ही सही था इसमें, ठीक है। अभी इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में करने में, लेकिन धीरे धीरे जब आप करने लग जाओगे ना, तो आपको पता लगेगा कि मतलब ये विथिन मतलब 30 सेकंड के अंदर ना ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे आराम से वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में आप। अब देखो ये 24 क्वेश्चन तक। इंडियन सैनिटेशन कोलिशन जो है ये प्रमोट करता है सस्टेनेबल से, फंडेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 2 फैक्ट दिए हुए हैं, तुरंत कान खड़े कर लो। एपेक्स बॉडी है, मिनिस्ट्री दे रखी है, अर्बन अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री देते ही काट दो, मिनिस्ट्री हमेशा गलत देती है ऐसे स्टेटमेंट ने। प्रोवाइड अर्बन एड्रेस द चैलेंज ऑफ अर्बन इंडिया, दूसरा तो काट दिया। पहले में भी इन्होंने ऐसा ऑर्गेनाइजेशन वगैरह देखे, और यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन हमेशा गलत देती है मोस्टली, मतलब बताया ना 3/4 की प्रॉबिलिटी है कि यूपीएससी ऐसे मिनिस्ट्री वगैरह ये सारी चीज़ें गलत देंगी, तो नाइदर 1 नाइदर 2 लगा के आया था।
उस टाइम पे तो आपको लगेगा कि नाइदर वन नाइदर टू, मतलब ऐसे कैसे करें, लेकिन इसके लिए आपको पता है थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क लोगे तभी बेनिफिट होगा, ठीक। और इस रिस्क को आप अपने कैसे कम कर सकते हो, मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हो, तो PYQ के को एनालिसिस करो और उसके हिसाब से आप देखते रहो कि कैसे यूपीएससी करती है, उसमें अपने आप ट्रिक्स अप्लाई करो कि हाँ यहाँ पे ये है, ये है, ये है, ऐसे उसको सॉल्व करोगे ना ट्रिक्स के बेसिस पे यूपीएससी के क्वेश्चंस को, तो अपने आप आपके जो ट्रिक्स हैं ना और ये लॉजिक अपने आप इंप्रूव होते रहेंगे और धीरे धीरे एक टाइम पे ऐसे आएगा कि आप मतलब काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगे कि 100 में से 80 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं, ठीक। फिर इन अ पर्टिकुलर एरिया व्हाट अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डे। अगर कोई एरिया को 5th शेड्यूल में ले आते हैं तो उसका दिस विल प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल पीपल, क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया। कन्वर्ट कर देगा एरिया को यूनियन टेरिटरी में, ये तो एकदम बिल्कुल नहीं है। ईस्ट हैविंग सच एरिया वुड बी डिक्लेयर्ड स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ये तो आर्टिकल 370 वगैरह के पास आते, ये भी नहीं होगा। ए और डी में डी काट दिया, ए बच गया, ए और डी में से आंसर, तो ए मैं मार्क करके आया और ए ही आंसर इसका सही भी था। कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ द कोल स्टैटिक्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चलो मान लेते हैं। इट मॉनिटर द प्रोग्रेस डेवलपमेंट ऑफ कैप्टिव कोल, ठीक है मान लेते हैं। इट हियर एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कुछ चीज़ों कोल बिलिंग, ठीक है। इट इंश्योर दैट द कोल माइनिंग कंपनीज डिलीवर द कोल टू द एंड यूजर इन द प्रिस्क्राइब टाइम। यह तो एक बनाई हुई स्टेटमेंट लग रही है कि एक कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन है ना, कोल के कंट्रोल करते हैं, उसका ये काम क्यों होगा कि वो लोगों तक कोल पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, उसके लिए वो देखे, राइट। तो ये तो मुझे लग रहा था कि ये गलत होगा, और चौथा आंसर भी इसका वैसे मैंने इसको कर दिया था गलत करके, और इसको फिर 1 2 3, हाँ 1 2 3 इसका मैं मार्क करके आया था, और इसका ये 1 2 3 इसका आंसर सही भी था, क्योंकि ये चौथा स्टेटमेंट जो था मुझे लग रहा था कि ये गलत है। फिर देखो ये देखो 67 क्वेश्चन था, इसमें 5 ऑप्शन स्टेटमेंट दी हुई थी। 5 में से मैंने बताया ना, 5 में से 3 यूपीएससी सही देती है, तो 5 में से क्या किया, 3 वाला स्टेटमेंट देखा, 1 3 4 और 1 3 4 देखा, 2 फिर मैंने 2 और 5 देखो आप। वियतनाम इज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम और वियतनाम इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो ई सर्विस सेक्टर तो यार इंडिया का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बाकी 3 के ठीक थे, तो 5 में से 3 मैंने यही सही कर दिया था बिना पता, तब भी यूपीएससी ने इसको सही माना, ठीक है, कि ये सही ऑप्शन सही था, ऑप्शन सी, ठीक। क्यों, अब देखो ये 5 में से 3 सही थे ना, भले पढ़ के नहीं गया था, नहीं समझ में आ रहा था उस टाइम पे, लेकिन 5 में से 3 करा, तो ये यूपीएससी के क्या कुछ पैटर्न्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे PYQ एनालिसिस करके। फिर देखो कन्वर्टेबल बॉन्ड की बात की गई है, एज देयर इज ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी, कन्वर्टेबल बॉन्ड पे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर कोई बॉन्ड है, अगर आपके पास उसका ऑप्शन है कि आप उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है, एक आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा रहा है, तो उस पर इंटरेस्ट रेट कम ही दिया जाएगा ना, एक सिंपल सा लॉजिक है। सेम इंटरेस्ट क्यों दिया जाएगा बाकी के लिए जो नॉन कन्वर्टेबल होंगे, उनके रिगार्डिंग मतलब थोड़ा तो इंटरेस्ट रेट कम ही देंगे ना, क्योंकि आपको एक प्रेफरेंस मिल रही है इक्विटी में कन्वर्ट करने की। पहला स्टेटमेंट सही, द ऑप्शन टू कन्वर्ट इक्विटी अफोर्ड द बॉन्ड एट डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस, हाँ, कि अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा राइज कर रही हैं कंज्यूमर प्राइसेस, राइट, और बॉन्ड की वैल्यू कम हो रही है, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो अपने आप को इक्विटी में कन्वर्ट कर ले, तो उसकी वो ओनरशिप हो जाएगी और वो थोड़ा मतलब ये इससे इंडेक्सेशन मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन भी सही है नॉर्मल लॉजिक से। इसके पहले कन्वर्टेबल बॉन्ड पढ़े नहीं थे मैंने, लेकिन फिर भी बोथ एंड 1 and 2 करके आया था और ये आंसर भी ठीक था नॉर्मल लॉजिक से। बैंक बोर्ड ब्यूरो की बात की, गवर्नर ऑफ द आरबीआई द चेयरमैन ऑफ द बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो, ये नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन हमेशा गलत करती है यूपीएससी की, गवर्नर आरबीआई बैंक ऑफ बोर्ड। बीबी रिकमेंड द रिकमेंडेड हेड ऑफ द पब्लिक सेक्टर, हाँ ठीक है, ये PYQ है, PYQ से पढ़ के गया था, क्वेश्चन ही आया हुआ है कि हु सेलेक्ट द हेड्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उसका ऑप्शंस में दिया था बीबीबी हेल्थ द पब्लिक सेक्टर बैंक इन डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज एंड कैपिटल रेजिंग प्लान्स, हाँ तो कर सकती है। ये दोनों ऑप्शन देखो थोड़े जेनरिक लग रहे हैं, सही लग रहे हैं। 2 and 3 मार्क के आया था और ये क्वेश्चन भी सही था 2 and 3। इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाई RBI, देखो ये RBI फिर से आ गया, ये फिर से गलत है। जैसे यहाँ पे ऐसे फैक्चुअल वाली चीज़ें हो ना कि RBI देती है, कॉन्स्टिट्यूशन ने RBI कर रखा, जब तक जो RBI के क्वेश्चंस होते हैं ना वो अपने आप आपको जब अगर आपने PYQ एनालिसिस करें तो आपको खुद पता लग जाएगा कि यहाँ पे RBI दिया है तो गलत ही दिया है, ये कोई लॉजिक ही नहीं बनता है RBI देने का। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को RBI क्यों करेगी, RBI का काम तो बैंकिंग का है ना।
द रेटिंग एजेंसी पॉपुलर ICRA पब्लिक लिमिटेड कंपनी। देखो पहला यहाँ पे गलत किया था, पहला करते ही आंसर आ गया 2 and 3 और 2 and 3 कर दिया था आंसर और ये सही हो गया था। आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल, त्रिपुरा, हाउ मेनी स्टेट आर जनरली नोन एज ट्री प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। जनरली लिखा है, जनरली नोन एज ट्री प्रोड्यूस, तो इसमें मैं ओनली 4 करके आया था क्योंकि आंध्रा, केरला, हिमाचल, त्रिपुरा इन चारों में तो चाय पत्ती बनती है ना, मतलब थोड़ी बहुत भी अगर करती होती है। अब ये थोड़ी ना कह रहा कि मतलब पूरी हो, तो अब चारों में ऑल 4 करके आया था और ये ऑप्शन थी कि कोई ऑल 3 करके आया था, कोई ओनली 2 करके आया था, मैं ऑल 4 करके आया था। मुझे लगा कि टी प्रोड्यूसिंग स्टेट तो चारों में थोड़ी बहुत तो टी प्रोड्यूस होती होगी, ठीक है, बिकती होगी, तो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट तो हैं ही चारों। तो बस जनरली यहाँ पे वर्ड भी तो लिखा है एक जनरली, तो बस यहाँ पे करके आया था और यूपीएससी ने ऑल 4 ही माना। यूपीएससी के अपनी आंसर की जब रिलीज़ की तो उसमें ऑप्शन डी उन्होंने बोला है, ये ऑल 4 ही था और ये ऑल 4 ही था। हाउ मेनी पेयर आर गिवन आर करेक्टली मैच। आर्यदेवा, दिगनंदा, नाथ मुनि, जैन स्कॉलर, बुद्धि स्कॉलर, वैष्णव स्कॉलर। तो इसमें भी थे, समझ में नहीं आ रहा था, ओनली 2 पेयर करके आया था और ये ओनली 2 पेयर ही इसमें सही थे, ठीक है, क्योंकि इनके पहले मुझे उतना समझ में नहीं आता। दिगनंदा का पता था कि थोड़ा बुद्धि स्कॉलर का, ठीक है, बाकी नहीं पता था। ओनली 2 पेयर में करके आया था और 3 ऑप्शंस में से अगर आपको समझ में ना ओनली 2 पेयर करके आना, क्वेश्चन कोई भी छोड़ के मत आना, ठीक है। 3 में से 2, 5 में से 3, 6 में से 4। इन द मेडिवल इंडिया टर्म फनम इज रेफर टू द कॉइन्स। देखो मैंने बताया ना फनम आए वर्ड, इसमें भी देखो ए और डी में, अब इसमें आप ए और डी में मत जाना क्योंकि यहाँ पे क्या है थीम्स बेस्ड, पहले ऑप्शन पढ़ लेना। अब जैसे यहाँ पे अगर पोर्ट्स होते तो मैं पोर्ट्स पे भी मार्क करके आता। यहाँ पे कॉइन लिखा है, कॉइन क्योंकि कॉइन्स के क्वेश्चन ऐसे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी रिपीट करती है। कॉइन्स हो गए, टैक्सेस, पोर्ट्स, कैपिटल्स, राइट, तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना, ये थीम्स होती हैं यूपीएससी की। जैसे WTO हो गया, EU हो गया, IMF हो गया, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 प्रोविजनल रिजर्व ट्रांसफर सब्जेक्ट था विच ऑफ द फ्रंट, इन सब में से कौन से सब्जेक्ट को रिजर्व सब्जेक्ट ट्रीट किया जाता था। रिजर्व मतलब अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है तो इतना ये तो पता होगा आपको कि रिजर्व सब्जेक्ट वो थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने पास रखे थे। एडमिनिस्ट्रेशन जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लैंड रेवेन्यू, पुलिस। पुलिस तो कभी नहीं देगी ब्रिटिश गवर्नमेंट, पुलिस दे देगी तो क्या काम, रेवेन्यू भी नहीं देगी, पैसा उसी से तो आता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जहाँ तक मुझे लग रहा था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो उन्हीं को दे दिया होगा ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में, ठीक है। और इसमें से ये भी पता है कि चारों के चारों सही नहीं है, 3 ही सही हैं क्योंकि यूपीएससी ने ऑप्शन भी ऐसे बना रखे तो अपने को 3 ही सही करने हैं। तो इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा मोस्ट लग रहे थे ये, ठीक है। तो 1 3 4 में करके आया था और ये आंसर भी सही था, ठीक। तो बाकी की वीडियो मैं आगे की जो ऑप्शंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगा। अभी मेरे गला भी थोड़ा ख़राब हो गया है, ठीक है, और बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगा जिसमें, तो अभी कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। 2020 के जो थोड़े बचे हैं 2022 के क्वेश्चंस और 2021 के, इन दोनों को मैं अभी एक और वीडियो शाम तक लॉन्च कर दूँगा, उसमें हम ले आएँगे, ठीक है। तक इनको देखो और आप PYQ की प्रैक्टिस करते रहो, पूरे PYQ खोल करके, ठीक है। और नॉर्मल नॉलेज बेस पे नहीं कि पढ़ के आंसर ले करके, ऐसे सॉल्व करो कि आपको उसका क्वेश्चन नहीं, मतलब वो आपने कभी क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है और उसके बेसिस पे, स्टेटमेंट के बेसिस पे, एलिमिनेट और लॉजिक के बेसिस पे कैसे आप आंसर ले करके आओगे, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही आपको आएगा, ठीक है। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं सेकंड वीडियो में आपको मतलब बता दूंगा, ओके।